कब हम बात करते हैं बायोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, साइटोलॉजी आपके यहाँ पे एक यूनिट है जिस साइटोलॉजी के अंदर 3 चैप्टर्स हमारे पास दे रखे हैं। एक है सेल, द अनदर वन इज बायोमोलिक्यूल्स एंड द लास्ट वन इज अ सेल डिवीजन। हम दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं सेल के बारे में। दोस्तों स्टडी ऑफ सेल जो होती है ना, वो बायोलॉजी की ब्रांच है जिसे हम बोलते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के अंदर बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर हैं। अगर हम एग्जैक्टली बात करते हैं कभी भी किसी सेल को लेके, तो दोस्तों सेल को हम डिफरेंट टाइप में क्लासिफाइड कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सेल के क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। मैं कुछ रफ आपको आइडिया दे रहा हूँ। दैट इज, हम लाइफ के बेस पे अगर बात करें तो हम बात कर सकते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग। दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, दैट इज यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, multi. On the basis of nucleus, it is prokaryote and eukaryote. On the basis of cell wall, plant and animal cell. And on the basis of mode of nutrition, it is the autotrophic and heterotrophic. ये तो कुछ हमारे पास क्लासिफिकेशन है जो हम पढ़ते हैं। अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन है जो हमारी बुक के अंदर दे रखे हैं। ठीक है, तो ये 5 टाइप के क्लासिफिकेशन तो आप सबके माइंड में क्लियर होने चाहिए। यहाँ पे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें इस चैप्टर की, तो उसमें जो क्लासिफिकेशन है दैट इज अ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। दोस्तों हम लोग जानते हैं इस अर्थ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम यूनिसेलुलरिटी और मल्टीसेलुलरिटी की बात करते हैं। अगर सिंगल सेल है या मोर देन वन सेल वहां पे प्रेजेंट है। मगर अगर हम सिंप्लिसिटी की बात करें न्यूक्लियस के बेस पे, तो हम कभी भी सेल को 2 टाइप में क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो वो सेल प्रोकैरियोट होगी या यूकैरियोट होगी। प्रोकैरियोट सेल का मतलब होता है एक ऐसी सेल जिसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। और याद रखिएगा, अगर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है तो बाकी जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो भी एब्सेंट होंगे, केवल एक चीज को छोड़ के, दैट इज राइबोसोम। अगर अब मेरे पास बाइक है और उस बाइक में मान लीजिए मेरे पास इंजन नहीं है अच्छा, तो इस कंडीशन में अब मैं बाइक में और एसेसरीज लगाऊंगा नहीं। तो अगर मैं सेल की बात करता हूँ और मान लीजिए मेरे सेल के पास न्यूक्लियस ही नहीं है वेल डिफाइंड, तो मैं दोस्तों और सेल ऑर्गेनेल की बात नहीं करूंगा। इसलिए प्रोकैरियोट सेल के अंदर केवल राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जबकि यूकैरियोट सेल के अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, फिर राइबोसोम भी होता है। तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है सेल को देख के। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों, हम यहाँ बात करते हैं कि जनरली अगर आप कभी भी किसी भी सेल की बात करें तो दोस्तों सेल के अंदर एक चीज प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। एक वर्ड होता है जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। एक वर्ड, अनदर वन इज न्यूक्लियोप्लाज्म, और इनको मिला के बनता है प्रोटोप्लाज्म। दोस्तों सेल प्रेजेंट है, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के आउटसाइड और सेल की मेम्ब्रेन के अंदर जो भी प्रेजेंट है ना दैट इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रेजेंट है दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो दैट इज अ प्रोटोप्लाज्म। यहाँ पे एक और वर्ड आता है जिसे हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। दोस्तों प्लांट सेल के अंदर एक्चुअली जो सेल वॉल होती है, अगर हम उस सेल वॉल को रिमूव कर दें, रिमूव, तो जो स्ट्रक्चर बनेगी वो प्रोटोप्लास्ट होगी। इसका मतलब होता है सेल विदाउट सेल वॉल। तो हम सेल में से सेल वॉल को क्या कर देते हैं, रिमूव। तो जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनती है उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। बात क्लियर है दोस्तों। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल में जब हम डिफरेंसेस ये सब कुछ प्लॉट कर लेते हैं तो हम ओवरऑल ये बोलते हैं कि जो सेल होता है उसके कौन कौन से, मतलब एक चीज तो सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। सबसे पहली बात तो जो होती है सेल थ्योरी। दोस्तों सेल थ्योरी अगर देखा जाए तो क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। नेम ऑफ साइंटिस्ट इज एम.आई. श्लाइडेन और टी. श्वान। तो श्लाइडेन और श्वान ने सबसे पहले सेल थ्योरी दी थी। श्लाइडेन एंड श्वान, इन्होंने सबसे पहले सेल थ्योरी दिया था। मगर इसके बाद कुछ और चेंजेस हुए थे और हमने मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेल थ्योरी दिया था जो इस साइंटिस्ट ने दिया था, जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। मैं जिन साइंटिस्ट के बारे में आपसे बोल रहा हूँ प्लीज आप अपने कॉपी और पेन लेके उस चीज को नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है। हम दूसरे साइंटिस्ट की बात करते हैं, नाम है रुडोल्फ विर्चो। दोस्तों इन्होंने मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेल थ्योरी दिया था, जैसे ओमनिस सेलुला ई सेलुला दैट आर ए न्यू सेल मेड अप फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल। और सेल के पास सेल मतलब सेल एक चीज होती है जो एग्जैक्टली किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए बहुत जरूरी चीज होती है, ठीक है। तो ये दोनों ही बात अगर देखा जाए तो रुडोल्फ विर्चो की मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेल थ्योरी में बताई गई थी, ठीक है। मगर यहाँ पे एक चीज और हो जाती है दोस्तों, लिविंग और डेड सेल की डिस्कवरी को लेके याद रखिएगा, सबसे पहले जो लिविंग सेल की डिस्कवरी हुई थी वो थी एंटन वैन ल्यूवेनहॉक ने, और जो पहली सेल थी जो डिस्कवर की गई थी दैट इज अ बैक्टीरियल सेल। दोस्तों बैक्टीरियल सेल थी फर्स्ट सेल जो लिविंग सेल थी, और एंटन वैन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले इस सेल को डिस्कवर किया था। और अगर मैं डेड सेल की बात करूं तो दोस्तों वो कॉर्क सेल थी, जैसे हम बोलते हैं डेड सेल, और इस डेड सेल को क्रेडिट जिसने इसको डिस्कवर किया था दैट इज अ रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था डेड सेल, और एंटन वैन ल्यूवेनहॉक ने जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था दैट इज अ लिविंग सेल। बात क्लियर है, आगे चलते हैं। दोस्तों अगर सेल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात की जाए तो वो होता है सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है सेल के चारों तरफ एक आउटर कवरिंग। अगर आपने देखा हो, मान लो मैं मेरे रूम की बात करता हूं तो मेरे रूम के बाद एक आउटर कवरिंग है, तभी हम सेल की एक डेफिनेशन बोलते हैं, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट। इसका मतलब सेल की स्ट्रक्चर को बनाएगा कौन? उसकी मेम्ब्रेन। तो जो सेल की मेम्ब्रेन होती है वही सेल की स्ट्रक्चर को बनाने का काम करती है, ठीक है। तभी हम बोलते हैं मेम्ब्रेन अगर बड़ा है तो सेल बहुत बड़ी हो जाती है, जैसे नर्व सेल, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है और सबसे बड़ी सेल होती है। स्मॉलेस्ट सेल भी बन जाती है, यहाँ पे बहुत छोटी छोटी सेल्स भी बन सकती है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा वगैरह की आपको बात पता ही है, जैसे हम पीपीएलओ बोलते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, हमने मोरेला के अंदर उसको पढ़ा था, ठीक है। वही जो हार्श कंडीशन के अंदर सर्वाइव कर जाता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी वो बेसिकली ग्रोथ कर जाता है, वो वाली सारी बात, ठीक है। इस बात जोकर भी बोलते हैं उसको, बिल्कुल सही है, आपको बहुत सारी चीजें याद है। तो बात करते हैं अभी इस चीज के बारे में। दोस्तों सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तीन मॉडल सेल मेम्ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट है। जो पहला मॉडल है दैट इज द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन दोस्तों, यूनिट मेम्ब्रेन जो मॉडल दिया गया था गिवन बाय रॉबर्टसन। अनदर मॉडल इज सैंडविच मॉडल गिवन बाय डैनियल एंड डेविसन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ था वो कौन सा मॉडल था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। ये वही मॉडल था जिसने ट्रांसपोर्ट को बहुत अच्छे से क्लियर किया था, ठीक है। दोस्तों यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो रॉबर्टसन का था उससे ज्यादा डेवलप कौन सा मॉडल हुआ था? सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल में दो तीन चीज इंपॉर्टेंट है जिसमें मैं जो आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ प्लीज याद रखना। सैंडविच मॉडल में दोस्तों इस मॉडल को हम बोलते हैं PLLP मॉडल, प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन मॉडल। इसके अंदर क्या होता है, जो प्रोटीन होता है बीच में जो होती है वो लिपिड की लेयर होती है, और नीचे जो होता है वो प्रोटीन होता है। ये होता है 20 एंगस्ट्रॉम का, ये होता है 35 एंगस्ट्रॉम का, और दोस्तों ये होता है 20 एंगस्ट्रॉम का। तो ओवरऑल अगर एक लेयर की बात करें तो वो कितने एंगस्ट्रॉम की बताते हैं? 75 एंगस्ट्रॉम की। कौन सा मॉडल है ये? मॉडल है सैंडविच मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट मॉडल जो इंपॉर्टेंट है दैट इज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जो ट्रांसपोर्ट बहुत हद तक हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से क्लियर कर लेते हैं। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमें क्या कहता है वो देखेंगे। दोस्तों फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जिसे हम टनल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। कुछ ऐसे प्रोटीन भी होते हैं जो मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी वगैरह देने का काम करते हैं। तो ऐसे एक स्ट्रक्चर होती है, एक जनरल स्ट्रक्चर मैं आपको बना रहा हूं इसकी। दोस्तों ऐसा एक लेयर है, यहाँ पे ये जो लेयर आपको दिख रहा है ना, दिस लेयर इज अ लिपिड बाइलेयर। तो ये वाला जो दोनों लेयर है दैट इज अ लिपिड। तो लिपिड का बाइलेयर, बाइलेयर। यहाँ पे प्रोटीन आपको दिख रहे हैं, इट इज नोन एज टनल प्रोटीन। इन प्रोटीन को हम इंट्रिंसिक प्रोटीन भी बोलते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, सरफेस पे। मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको एक ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, फॉर एग्जांपल दिस वन इज कॉल्ड एज सरफेस प्रोटीन। सरफेस प्रोटीन दोस्तों, सरफेस प्रोटीन के अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ प्रोटीन कनेक्टिव प्रोटीन भी होते हैं, जैसे हम ऐसे बात कर सकते हैं। So this protein is called as connective protein. कनेक्टिव प्रोटीन जो डिफरेंट प्रोटीन को कनेक्शन करने का काम करते हैं। लिपिड की बाइलेयर में ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ये दोनों पार्ट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक,
और बीच वाला पार्ट जो होता है दैट इज अ हाइड्रोफोबिक। ठीक है, याद रखिएगा हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट। यहाँ पे कुछ लिपिड भी होते हैं, सॉरी कुछ कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, ड्रॉ कर रहे हैं इसको। दोस्तों ये कुछ कार्बोहाइड्रेट है। अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड के ऊपर प्रेजेंट है तो दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोप्रोटीन, और अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड के प्रोटीन के ऊपर प्रेजेंट है तो ग्लाइकोप्रोटीन, और लिपिड के ऊपर प्रेजेंट है तो ग्लाइकोलिपिड। याद रहेगी बात, अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के ऊपर अटैच है तो ग्लाइकोप्रोटीन, और लिपिड के ऊपर अटैच है तो ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, ये तो छोटी सी बात है। तो ये तो एक मेम्ब्रेन का सिस्टम होता है जिसे हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं। हमारी बुक के अंदर और रेफरेंस बुक में बहुत सारी चीजें दे रखी है कि कुछ मॉडल ऐसा है जिसके अंदर एक सी का वर्क तो करता है आपकी लिपिड के लिए, और उसके अंदर जो रसगुल्ले होते हैं उसकी तरह वर्क कौन करता है, दैट इज अ प्रोटीन। ठीक है, कुछ और डिटेल से पढ़ेंगे तो वहां पे फ्लिप फ्लॉप मॉडल भी मिलेगा इसका नेम। ठीक है, तो दैट इज अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। दोस्तों फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बाद एक और यहाँ पे अच्छी चीज आ जाती है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। दोस्तों ट्रांसपोर्ट की अगर बात करते हैं तो दो टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं यहाँ पे। एक ट्रांसपोर्ट होता है एक्टिव, द अनदर वन इज पैसिव। दोस्तों एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज अ ट्रांसपोर्ट, ए फॉर एक्टिव, ए फॉर एटीपी। इसका मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होगा जिसके अंदर किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एटीपी की। सपोज करिए ये एक फिसल पट्टी है, झूले होंगे बचपन में फिसल पट्टी पे, अभी भी झूलते ही होंगे। ये फिसल पट्टी है और फिसल पट्टी के ऊपर नीचे बॉल रखी हुई है। तो दोस्तों अगर मैं इस बॉल को नीचे से ऊपर पुश करता हूं, मान लीजिए यहां से, तो मेरे को इसके ऊपर एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसका मतलब लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन जब कोई भी पार्टिकल मूव करता है तो इसे हम कौन सा ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अनदर वन इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट। दोस्तों पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है हाई टू लो, यानी कि मान लीजिए अगर मैंने ऐसे डायग्राम बना रखा है तो अगर कोई भी चीज हाई टू लो कंसेंट्रेशन मूव करती है, दिस वन इज कॉल्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट के आगे दो टाइप होते हैं, द वन इज ऑस्मोसिस, अनदर वन इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन दोस्तों ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस का मतलब वाटर का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन का मतलब गैस के पार्टिकल का हाई टू लो कंसंट्रेशन में मूव करना। अगर मान लीजिए अगरबत्ती है, किसी एक कोने में लग रही, अगर जल रही है ना, अगर वो फ्लेम कर रही है तो किसी दूसरे कोने में उसकी फ्रेग्रेंस आ जाएगी। मैंने परफ्यूम लगा रखा है और किसी दूसरे कोने में कोई बंदा बैठा हुआ है, उसको फ्रेग्रेंस आ जाएगी, दैट थिंग इज डिफ्यूजन। तो गैस पार्टिकल का जो होगा दैट इज डिफ्यूजन, वाटर का जो होगा वो क्या होगा, ऑस्मोसिस। और याद रखिएगा एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस भी डिफ्यूजन का ही एक टाइप होता है। ठीक है दोस्तों, दो टाइप के ऑस्मोसिस होते हैं, एक होता है एंडोऑस्मोसिस और एक होता है एक्सोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस का मतलब वाटर का अंदर आना। जब वाटर अंदर आता है तो याद रखिएगा, जब वाटर अंदर आता है तो कंडीशन बाहर हाइपोटोनिक होती है और अंदर हाइपरटोनिक होती है। तो मूवमेंट जो होता है वो होता है हाइपो टू हाइपरटोनिक। तो जो सेल होती है वो स्वेल हो जाती है, स्वेल होगी तो ब्रस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो एक तो होगा एंडोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस का मतलब वाटर का सेल से बाहर जाना, तो सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। एग्जैक्टली आपने टर्मिनोलॉजी बिल्कुल सही समझी है, साइटोलाइसिस एंड प्लाज्मोलाइसिस। तो यही दो टर्म होती है जिसकी वजह से सेल ब्रस्ट भी हो जाती है और सेल श्रिंक होकर भी खत्म हो जाती है। क्योंकि याद रखिएगा वाटर बेसिक कांस्टेंट होता है किसका, किसी भी सेल का। किसी भी सेल के अंदर सबसे ज्यादा जो कंसेंट्रेशन प्रेजेंट होती है वो किसकी होती है, वाटर की होती है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बाद एक टर्म होती है जिसे हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। ठीक है, मेम्ब्रेन कई बार फूड को एंगल्ड करती है, जैसे अमीबा के अंदर आपने देखा होगा, तो मेम्ब्रेन के अंदर जब फूड एंगल्ड होता है दिस थिंग इज कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस। और एक चीज और होती है जिसे हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। एक्सो का मतलब वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव कर देना, दैट इज एक्सोसाइटोसिस। दोस्तों एक और वर्ड है जिसका नाम है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है वाटर को इनटेक करना। तो सेल जब वाटर को इनटेक करती है दैट प्रोसेस इज द पिनोसाइटोसिस। एक और प्रोसेस है, नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब मेम्ब्रेन के थ्रू एंगल्ड करना किसका, डीएनए का। जेनेटिक मटेरियल एंगल्ड होता है, दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एक और प्रोसेस है जिसके अंदर जब सेल होती है उसके बाद कोई भी मटेरियल बाहर आ जाता है, जैसे आपने गम और लेटेक्स को निकलते हुए देखा होगा प्लांट से, दिस इज कॉल्ड एज सेल क्राइंग। हम बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर सेल क्राई कर रही है। तो ये अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, प्लीज कॉपी और पेन लेके इन सब टर्मिनोलॉजीज को लिख लीजिएगा। ठीक है, ये ओवरऑल बात होती है ट्रांसपोर्ट की। तो जो ट्रांसपोर्ट के अंदर एक और ट्रांसपोर्ट होता है एक्टिव, जिसे हम बोलते हैं Na+ और K+, सोडियम पोटेशियम पंप।
याद रखिएगा सोडियम पोटेशियम पंप के अंदर है। और नॉर्मल अगर मैं ट्रांसपोर्ट की बात भी करूं, नॉर्मल ट्रांसपोर्ट की भी, तो उसमें अगर एटीपी की जरूरत हो रही है तो कंसंट्रेशन का मतलब वो लो टू हाई जाएगा, हाई टू लो। याद रखिएगा फिसल बट्टे, लो टू हाई कंसंट्रेशन और हाई टू लो यहाँ पे आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगली बात दोस्तों, एक चीज और होती है सेल मेम्ब्रेन के बाद, जैसे हम बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है, एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं होती। बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल होती है, बनती है पेप्टिडोग्लाइकेन से। मैंने मोनिरा के अंदर बहुत बड़ा सेल वॉल का टॉपिक समझाया आपको। ठीक है, प्लांट के अंदर सेल वॉल प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप की होती है। प्राइमरी सेल वॉल धीरे धीरे छोटी होती जाती है, तो सेकेंडरी सेल वॉल है वो प्राइमरी सेल वॉल का जो प्लेस होती है वो ले लेती है। ठीक है, एक चीज एक वर्ड और इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, दैट इज मिडिल लैमेला। जब दो प्लांट सेल के अंदर, दो प्लांट सेल के अंदर बीच में जो एक लेयर प्रेजेंट होती है, दैट इज अ मिडिल लैमेला। ठीक है, तो ये वाली बात याद रखिएगा। एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट जो पाथवे है उसके बारे में आपको पता ही होगा। ठीक है, बिल्कुल उसके बारे में मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो लगभग लगभग आपको क्लियर ही होंगी। चल सकते हैं आगे। तो बात करते हैं भी सेल ऑर्गेनल के बारे में, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। क्योंकि सेल को डेवलप करके देता है क्या, एटीपी। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एटीपी डेवलप करके देता है, और एटीपी तो डेवलप करता है क्लोरोप्लास्ट भी। मगर माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस क्यों बोलते हैं दोस्तों? पावर हाउस का मतलब होता है जो खुद एनर्जी डेवलप करके बाकी औरों को भी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करे। माइटोकॉन्ड्रिया का भी यही वर्क है, वो एनर्जी भी डेवलप करता है और डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। मगर क्लोरोप्लास्ट एनर्जी तो डेवलप करता है मगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, वो सेल्फ यूटिलाइज कर देता है इस एनर्जी को, उस एटीपी को। ठीक है, पहली बात तो ये। अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर की आपसे बात करता हूं, तो माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर होती है डबल मेम्ब्रेन। तो एक माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो तो ये रहा, और आउटर मेम्ब्रेन के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर ऐसा एक इनर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। दिस इज द इनर मेम्ब्रेन या इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। दिस वन इज द आउटर मेम्ब्रेन। बीच में जो स्पेस आपको दिख रहा है, इट इज अ पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, अंदर की तरफ यहां पे फ्लूइड प्रेजेंट होता है, फ्लूइड। दिस फ्लूइड इज नोन एज मैट्रिक्स। ठीक है, mitochondria contain its own genetic material. This genetic material is known as mitochondrial DNA. ठीक है, it is containing the ribosome, and ribosome is a 70S. One more thing, mammals के अंदर जो राइबोसोम होगा वो कैसा होगा, 55S। ठीक है, और इसके जो राइबोसोम होगा इसकी 2 से यूनिट होगी, 35S एंड 25S। लर्न वाली बात है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ एनर्जी के लिए कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी डेवलप करने के लिए कैपेबल बनाते हैं। This whole particle is called as ऑक्सीजोम। ऑक्सीजोम में दो पार्टिकल होते हैं, एक ये आपको जो 1 की तरह दिख रहा है ना, दिस वन इज कॉल्ड एज F0, और जो 0 की तरह दिख रहा है दिस वन इज कॉल्ड एज F1। और यही पार्टिकल जो एक्टिव पार्टिकल होता है, डायरेक्टली एटीपी को डेवलप करने का काम भी यही करता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात यहाँ पे कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के बारे में। अगर माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए की बात करो तो पूरे सेल का अप्रोक्सीमेटली 1% तक यही डीएनए होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है, टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए बहुत स्टेबल होता है, मोर स्टेबल, बिकॉज इसमें ग्वानिन और साइटोसिन ज्यादा होते हैं। आपको पता है ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, इस वजह से ग्वानिन और साइटोसिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। तो फाइनली जी और सी कंटेंट इसके अंदर क्या होते हैं, ज्यादा। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन द डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए
तो 10 to 15 टाइप के प्रोटीन को कोड करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इस तरीके की कोडिंग सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं, 10 to 15 टाइप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, दिस टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड एज कॉन्ड्रियोसोम्स। ठीक है, अगर आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की रिमूव कर दी जाए तो जो इनर मेम्ब्रेन जो माइटोकॉन्ड्रिया की होती है, दैट स्ट्रक्चर इज माइटोप्लास्ट। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं नॉर्मल सेल की तो 1000 टू 1600 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट। ठीक है, मगर कुछ ऐसी सेल्स होती है जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर 1 मिलते हैं। एग्जांपल इज माइक्रोस्टेरियोस। वन माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ ऐसी सेल होती है जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर जो होते हैं वो 1 नहीं, उनमें मिलते हैं सबसे ज्यादा, दैट इज 5 लाख। एग्जांपल इज कैओस। कैओस अमीबा होता है ये, और उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कितने मिलते हैं? 5 लाख। जो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को डेवलप करता है, ये को किसके अंदर प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ईटीएस प्रेजेंट होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया अपना डेवलपमेंट खुद ही कर सकता है क्योंकि इसके पास प्रेजेंट होता है एक छोट बहुत अच्छा प्रोसेस जिसे हम बोलते हैं एमाइटोसिस, डिवीजन होता है इसमें। सेल्फ ऑटोनोमस बॉडी होती है ये, वो आपको पता है क्यों? क्योंकि इसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस के अलावा दो ऐसे सेल ऑर्गेनल जिनके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल है, एक है माइटोकॉन्ड्रिया और एक है क्लोरोप्लास्ट, दोनों के पास। माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर, मतलब अगर मैं बात करूं मेम्ब्रेन की तरफ, कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम बोलते हैं सबयूनिट ऑफ पार्सन। अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले इंसेक्ट में डिस्कवर करने की जो क्रेडिट है वो किसके पास है? कॉलिकर। माइटोकॉन्ड्रिया को एक नेम दिया गया था, नेम इज बायोप्लास्ट, और बायोप्लास्ट नेम माइटोकॉन्ड्रिया को किसने दिया था? बताओ तो। अल्टमान। बायोप्लास्ट। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का नेम, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये किसने दिया था? नेम ऑफ साइंटिस्ट इज सी बेंडर। इन्होंने इसको नेम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को आप कलर कर सकते हो। कलर करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में मतलब के लिए हमारे पास जो सबसे अच्छी डाई होती है, दिस इज द जेनस ग्रीन। तो जेनस ग्रीन एक डाई होती है जिससे आप माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया की मैंने आपको बोला था अगर आउटर मेम्ब्रेन आप रिमूव कर दोगे तो हम उसको माइटोप्लास्ट बोलेंगे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया जनरली कुछ एंटीबायोटिक के लिए, जैसे क्लोरामफेनिकोल, कुछ एंटीबायोटिक्स होती है जिनके लिए माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिव रोल प्ले करता है। और लास्ट और इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया शो करता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो जेनेटिक मटेरियल तो होता ही है और साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। तो हम लोगों को पता होना चाहिए, ये तो आपने डिटेल से ही पढ़ लिया होगा, कि हम लोगों के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो हमारे मदर के होते हैं, फादर के माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते। दैट थिंग इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। जी क्या हाल चाल? बढ़िया। चालू करें एक और टॉपिक। तो टॉपिक का नाम है प्लास्टिड्स। तो साइंटिस्ट का नेम है हैकल, जिन्होंने जो प्लास्टिड है इसका नेम दिया था। अगर हम प्लास्टिड्स की बात करें तो प्लास्टिड्स जो होते हैं ये 3 पार्ट में आप लोग क्लासिफाइड कर सकते हो इसको। द फर्स्ट पार्ट इज क्लोरोप्लास्ट, द सेकेंड पार्ट इज क्रोमोप्लास्ट,
and the third part is leucoplast. दोस्तों सबसे पहले आज हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसका कलर जनरली हम जानते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ये पिगमेंट एग्जैक्टली क्या होता है, ग्रीन। और जनरली जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर, या फिर आप ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करूं, इसके अंदर भी आपको देखने को क्या मिलता है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, इसके अंदर अगर देखा जाए तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। डबल मेम्ब्रेन का मतलब हम लोग एक स्ट्रक्चर ऐसा और एक स्ट्रक्चर ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, इसमें ये हो गई आउटर क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिडियल मेम्ब्रेन, ये हो गई इनर प्लास्टिडियल मेम्ब्रेन। तो दो मेम्ब्रेन हो गई, आउटर प्लास्टिडियल और इनर प्लास्टिडियल मेम्ब्रेन। तो ये तो दो मेम्ब्रेन तो हमने यहाँ पे लिख दी। दूसरी बात, यहाँ पर अंदर यहाँ पे स्पेस होता है जिसे पेरी प्लास्टिडियल स्पेस बोलते हैं, और ये इनर प्लास्टिडियल मेम्ब्रेन और ये आउटर प्लास्टिडियल मेम्ब्रेन। गॉट इट। अंदर दोस्तों यहाँ पे ना कुछ इस टाइप से फ्लैटेड स्टैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, प्लेट टाइप ऐसा। दिस सिंगल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज थाइलोकॉइड। थाइलोकॉइड। और अगर मैं इस पूरे ग्रुप की बात करूं तो दोस्तों दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज ग्रेना, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रेनम। ठीक है, अंदर यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक फ्रूट प्रेजेंट होता है, देखिएगा ये रहा, दिस फ्रूट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। बीच में यहाँ पे लैमिने प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एज लैमिने। और थाइलोकॉइड के अंदर एक्चुअली अगर आपने पढ़ा हो बहुत तरीके से तो आप लोगों ने सुना होगा ये कि हम लोग अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जनरली जो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं ना, जिनकी लीफ ग्रीन होती है, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मिलता है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है लीफ का स्ट्रक्चर, जहाँ पे आपने एडेक्सियल और एबैक्सियल दो सरफेस के बीच में एक सेल पड़ी थी, स्पेशलाइज्ड सेल, क्या बोलते थे उसको, मीसोफिल। तो आपने पढ़ा था मोनोकोट और डाइकोट में अलग अलग। डाइकोट में आपने पढ़ा था पेलिसेड और स्पॉन्जी मीसोफिल। तो उसमें जो पेलिसेड मीसोफिल होता है उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये पिगमेंट मिलता है। अब क्लोरोप्लास्ट जो सेल ऑर्गेनल होता है ये मिलता है, और उसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है दैट इज द क्लोरोफिल। इसकी वजह से जो प्लांट होता है उसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। ठीक है, अगर क्लोरोफिल की कंसंट्रेशन कम हो जाए तो प्लांट की यही लीफ येलोइश हो जाती है, दैट थिंग इज कॉल्ड एज क्लोरोसिस। तो इसे हम बोलते हैं क्लोरोसिस। क्लियर है बात। अगर क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो लीफ का कलर येलोइश हो जाएगा, दैट इज क्लोरोसिस। और ऐसी लीफ जनरली रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस करने में जो इसकी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, दैट इज द मेन थिंग। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज दोस्तों ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग या ऑटोनोमस बॉडीज होती है बिकॉज इट कंटेन इट्स ओन डीएनए। इनके पास भी खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, द डीएनए इज कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट डीएनए। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट डीएनए। सेल खुद का डीएनए, तभी ये खुद का रेप्लिकेशन खुद कर लेता है, खुद को बना लेता है। ये इसका डीएनए खुद बना लेता है नया डीएनए। उसके बाद जो क्लोरोप्लास्ट है ये एमाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू अपने नंबर को इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जितने नंबर ज्यादा होंगे किसी भी प्लांट के अंदर, उसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी उतना ही ज्यादा होगा। तो अगर वहां पे प्लांट में क्लोरोप्लास्ट का अमाउंट ज्यादा है तो मतलब क्लोरोफिल ज्यादा है, क्लोरोफिल ज्यादा है मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा है। तभी लीफ को हम किचन ऑफ प्लांट सेल बोलते हैं क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस कंप्लीट करवाता है। अगर मैं फोटोसिंथेसिस की बात करूं तो फोटोसिंथेसिस दो रिएक्शन से मिलकर बनता है दोस्तों। एक होती है लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन जो होती है ये प्रेजेंट होती है किसमें, थाइलोकॉइड में, और डार्क रिएक्शन प्रेजेंट होती है ग्रेना में। याद रखिएगा ये थाइलोकॉइड और ग्रेना। सबसे पहले अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो पहले होता है लाइट रिएक्शन, देन डार्क रिएक्शन, देन लाइट रिएक्शन, देन डार्क रिएक्शन। क्योंकि लाइट रिएक्शन में क्या होता है, जो सनलाइट होती है ना, उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करके प्लांट की लीफ थाइलोकॉइड के थ्रू इस सनलाइट को जो लाइट एनर्जी आ रही है इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेती है, जैसे एटीपी और एनएडीपी। फाइनली इसको कन्वर्ट करने के बाद कहां भेज दिया जाता है, डार्क रिएक्शन में, यहाँ पे यूटिलाइज हो जाती है। फिर जब सब कुछ खत्म हो गया तो क्या चालू हो गया, लाइट रिएक्शन, फिर डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क, ऐसे कंप्लीट होता है। तो एक फोटोसिंथेसिस के लिए इस प्रोसेस को 6 टाइम होना पड़ता है क्योंकि ग्लूकोज के अंदर C6H12O6 है, 6 कार्बन है।
और कार्बन नो डाउट अगर आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड से आएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है CO2 + H2 = C6H12O6, तो CO2 से ही कार्बन आता है। इसलिए हम कार्बन की बात करें तो 6 कार्बन की रिक्वायरमेंट है, इसलिए एक फोटोसिंथेसिस के लिए इस प्रोसेस को 6 टाइम होना जरूरी होता है। दैट इज द फर्स्ट वन व्हिच इज कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट। और इसके अंदर सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे अलग अलग एंजाइम्स, क्योंकि इसके बाद खुद के पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी करता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है इसकी, नो डाउट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये दोनों ही सेल ऑर्गेनल ऐसे हैं न्यूक्लियस के बाद जिनके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये खुद का जेनेटिक मटेरियल रखते हैं, और यही जेनेटिक मटेरियल इनको आगे अपने आप के नंबर इंक्रीज करने के अंदर बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। ये बात ठीक है। तो पहली बात हमारी किसकी हो गई? फर्स्ट हमने अभी तक बात कर ली किसके बारे में? क्लोरोप्लास्ट के बारे में। दोस्तों अगली बात है क्रोमोप्लास्ट। देखो डिफरेंट कलर और हो सकते हैं। क्रोमा का मतलब होता है कलर, आपने एक वर्ड सुना होगा क्रोमोसोम, तो वहां पे क्रोमा का मतलब होता है कलर। तो यहाँ पे भी कलर से ही बात है, यानी कि अगर ग्रीन कलर ग्रीन होगा पिगमेंट, तो जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, तो सारा होगा क्लोरोप्लास्ट। मगर इसके अलावा अगर कोई और पिगमेंट है जो कलर देने का काम कर रहे हैं, जैसे हमने सुना होगा जो रेड होता है, चिलीज जो रेड होती है उनके अंदर कौन होता है? लाइकोपिन। तो लाइकोपिन चिलीज के अंदर रेड कलर करने का काम करता है। इनफैक्ट अगर मैं फ्लावर वगैरह की या किसी भी और चीज की बात करूं तो वहां पे भी डिफरेंट टाइप के कलर होते हैं, उन कलर को देने का काम कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट भी कलर से ही रिलेटेड होता है, बट ये पिगमेंट और कोई कलर देते हैं, मतलब क्लोरोफिल वाले जो कलर होते हैं वो कंटेन ना करके डिफरेंट टाइप के कलर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इज आल्सो शोइंग द कलर। एंड द लास्ट वन इज दोस्तों दिस वन इज कॉल्ड एज ल्यूकोप्लास्ट। दोस्तों ल्यूकोप्लास्ट का मतलब क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट एक स्टोरेज प्लास्टिड है, एक ऐसा प्लास्टिड जिसके अंदर किसी भी चीज को स्टोर किया जाए। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो प्लांट स्टार्च को स्टोर कर सकते हैं, और स्टार्च को स्टोर जिस टाइप के ल्यूकोप्लास्ट में किया जाता है दैट इज एमाइलोप्लास्ट। तो आइदर तो स्टोर क्या होगा? स्टार्च। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टोर। तो स्टोर अगर स्टार्च होगा तो ये क्या होगा? एमाइलोप्लास्ट। ठीक है, तो स्टार्च को स्टोर करने के लिए प्लांट में एमाइलोप्लास्ट की प्रेजेंस मिलती है। ठीक है। सेकंड थिंग, अगर मान लीजिए आपके पास प्रेजेंट है प्रोटीन, तो हम दोस्तों एलिरोप्लास्ट को या प्रोटीनोप्लास्ट को यूज करते हैं। सेकंड थिंग इज if we have the protein, so name of plasticids Ailuroplast. It is also known as proteinoplast. तो हम इसको प्रोटीनोप्लास्ट या एलिरोप्लास्ट बोल सकते हैं। ठीक है। तीसरी बात, हम एक और प्लास्टिड की बात करते हैं जिसमें फैट और ऑयल स्टोर रहता है, एंड दैट फैट और ऑयल अगर स्टार रहे मतलब प्रेजेंट रहे उसके अंदर, दैट इज द एलायोप्लास्ट। द थर्ड वन इज एलायोप्लास्ट। क्या स्टोर होगा एलायोप्लास्ट में? फैट एंड ऑयल। फैट एंड ऑयल, तो ये 3 टाइप के प्लास्टिड। ओवरऑल प्लास्टिड की मैं अभी आपको जो बात बताई है, तो 3 टाइप के प्लास्टिड हमने देखे हैं। पहला प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट, देन क्रोमोप्लास्ट, देन ल्यूकोप्लास्ट। डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स आपने सुने ही हुए हैं, जैसे ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स है, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन। तो इन सब की बात बेसिकली अगर देखा जाए तो पिगमेंट के तौर पे होती है। तो दैट थिंग इज द प्लास्टिड, जिसके अंदर हम लोग ने 3 टाइप के प्लास्टिड्स पढ़े। चलिए आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, हाँ जी, कैसे हैं? बढ़िया। तो बात करें एक और सेल ऑर्गेनल के बारे में। ठीक है दोस्तों, एक और सेल ऑर्गेनल जिसके बारे में मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, दैट नेम ऑफ सेल ऑर्गेनल इज राइबोसोम। दोस्तों पहली बात तो है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल होता है राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम को हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, याद रखिएगा स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है। ठीक है, और तीसरी बात इसके अंदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, जो मेम्ब्रेन है वो इसके अंदर क्या होती है? एब्सेंट होती है। ये 3 चीज तो राइबोसोम को सबसे अलग बना देती है। दूसरी बात, एक और बात जो राइबोसोम को बहुत ही अपने आप में अलग बनाती है वो ये कि राइबोसोम दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट के अंदर भी और यूकैरियोट के अंदर भी। तो जो प्रोकैरियोट सेल होती है, इन प्रोकैरियोट सेल में, और अगर यूकैरियोट सेल पर बात करें तो इन दोनों के अंदर दोस्तों राइबोसोम प्रेजेंट होता है। और राइबोसोम प्रोकैरियोट के अंदर होता है 70S और यूकैरियोट के अंदर होता है 80S। ठीक है,
दोस्तों एक बात याद रखिएगा, आपने बहुत सारे सेल ऑर्गेनल पढ़े हैं। मैं आपसे अगर ये बात करता हूँ कि इतने सारे सेल ऑर्गेनल में केवल राइबोसोम ही सेल ऑर्गेनल ऐसा क्यों है जो सब यूनिट से प्रेजेंट होता है? इतने सारे सेल ऑर्गेनल में केवल राइबोसोम ही ऐसा क्यों है जो सब यूनिट से प्रेजेंट होता है? तो क्या आप में से किसी के पास मेरी क्वेश्चन का आंसर है? मैं बताऊं दोस्तों, होता क्या है, राइबोसोम की जो दो सब यूनिट होती है ना, क्योंकि हम लोग एक बात मानते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि राइबोसोम में जो 70S और 80S है, तो 70S को दो सब यूनिट में, दैट इज 50S प्लस 30S, और 80S को दो सब यूनिट में 60S प्लस 40S में क्लासिफाइड किया है। ठीक है, राइबोसोम सब यूनिट में होता है। एस का मतलब आपको पता ही है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, श्वेदबर्ग कोएफिशिएंट और सब यूनिट, तो हम इसको कैसे भी बोल सकते हैं। बट राइबोसोम के अंदर एक बात जो राइबोसोम को अलग बनाती है वो ये कि राइबोसोम सब यूनिट में इसलिए है क्योंकि राइबोसोम की इन दोनों सब यूनिट के बीच में ही एक्टिव साइट प्रेजेंट होती है एमआरएनए के लिए। ट्रांसलेशन प्रोसेस में राइबोसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो राइबोसोम की दोनों सब यूनिट को अगर हमें ज्वाइंट करना है तो ज्वाइंट करने के लिए हमें एक बात तो मैग्नीशियम आयन की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी। अगर इंक्रीज करेंगे तो राइबोसोम की दोनों सब यूनिट अटैच रहेंगी, और अगर हम मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया और डिक्रीज कर देंगे तो राइबोसोम की दोनों सब यूनिट्स आपस में एक दूसरे से डी अटैच रहेंगे। तो अटैचमेंट बहुत जरूरी है क्योंकि राइबोसोम की इन्हीं सब यूनिट्स में कुछ साइट प्रेजेंट होती है, दैट साइट आर पी साइट, ई साइट एंड ए साइट, पेप्टाइडल साइट, exit site and amino acid site. Peptidal, exit and amino acid। मैं सीक्वेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सीक्वेंस में ई फिर टी फिर ए ऐसे प्रेजेंट होता है, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सीक्वेंस। मैं केवल साइट आपको बता रहा हूँ कि तीन टाइप की साइट कौन कौन सी होती है इसमें, ठीक है। दोस्तों राइबोसोम लगभग सारे प्रोकैरियोट्स वगैरह में प्रेजेंट होते हैं क्योंकि 70S होते हैं, मगर यहाँ पे हम एक बात कह सकते हैं कि राइबोसोम की प्रेजेंस जो होती है वो कहीं ना कहीं न्यूक्लियोलस के थ्रू होती है। तो जो न्यूक्लियोलस होता है वही राइबोसोम को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है, और उसके बाद न्यूक्लियोलस उसी राइबोसोम को आगे वहां से फ्री करके और वो साइटोप्लाज्म के अंदर चले जाता है, जहाँ पे वो प्रोटीन को सिंथेसिस करने का काम, इसका मतलब वो प्रोटीन बनाने का काम, लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड को सिंथेसाइज करने का काम करता है। तो दैट इज द बेसिक वर्क ऑफ राइबोसोम, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है। राइबोसोम को अगर आपको कभी भी डी अटैच और सेपरेट करना है या आइसोलेट करना है तो दोस्तों एक मशीन को हम यूज में ले सकते हैं, दैट मशीन इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूज। दोस्तों ये जो मशीन मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है ना, ये सेंट्रीफ्यूज मशीन, मतलब मशीन के अंदर जो ट्यूब काम में ली जाती है उसका डायग्राम है वैसे। इस ट्यूब को हम बोलते हैं एपेंड्रॉप। एक क्वेश्चन आएगा कि ये मैंने क्यों बताया। अगर कभी भी मैंने आपको कोई भी सेल दे दिया और मैं आपसे बोलता हूँ इस सेल में से डिफरेंट इसके कंपोनेंट को सेपरेट करो, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गॉल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम, इनको सेपरेट करो, तो आप कैसे करोगे? करने के लिए या तो आप डाई के थ्रू करोगे या किसी और तरीके से करोगे, मगर लेबोरेटरी में कभी भी सेल ऑर्गेनल को सेपरेट किया जाता है तो उसके लिए जिस टेक्निक को यूज में लिया जाता है, दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूज। और सेंट्रीफ्यूज टेक्निक में आप एक पर्टिकुलर आरपीएम यानी कि राउंड पर मिनट या रेट पर मिनट पे किसी चीज को रोटेट करवाते हैं, और फाइनली ये रोटेट करवाने पे वो चीज सेडिमेंट हो जाती है। मान लीजिए मैं एक नॉर्मल प्रोसेस बताता हूँ, एक मैंने गिलास लिया, उसमें वाटर से फिल कर दिया और सॉइल लिया और एसिड डाल दिया। अब पोर करने पे क्या होगा, जो नीचे नीचे जो सॉइल आ जाएगा नीचे, उससे हम बोलेंगे पैलेट, और जो ऊपर ही पर सॉइल कुछ भी पार्ट सॉइल का अगर प्रेजेंट होगा दैट इज कॉल्ड एज सुपरनेटेंट। तो जो हैवी हो गया वो नीचे आ गया और जो लाइट हो गया वो कहाँ रह गया, ऊपर। दिस थिंग इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूज मशीन। बट ये ऐसी सेंट्रीफ्यूज मशीन जो सेंट्रीफ्यूज मशीन बहुत स्पीड से रन करती है, बहुत स्पीड से आरपीएम करती है, अप्रोक्स 10,000 टू 1 लाख आरपीएम पर मिनट तक कर सकती है, दैट सेंट्रीफ्यूज मशीन इज कॉल्ड एज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। हाई आरपीएम रेट होती है इसकी, बहुत तेज तेज ये घूमती है, ठीक है। तो ये एक राइबोसोम के बारे में बात है। अगली चीज दोस्तों, राइबोसोम के अंदर 70S टाइप ऑफ राइबोसोम की बात करूं तो 60% आरआरएनए और 40% इसके अंदर प्रोटीन होता है। 70S की बात कर रहे हैं हम तो 60% आरआरएनए और 40% इसमें क्या होता है, प्रोटीन। जबकि 80S की बात करें तो 40%
rRNA और जो 60% है वो इसके अंदर क्या होगा, प्रोटीन। बात क्लियर है? 70s और 80s में कोई डाउट है? 70s में 60% rRNA और 40% प्रोटीन होता है, जबकि 80s में 40% rRNA और 60% प्रोटीन होता है। केमिकल कंपोजिशन की आपके कई बार रेफरेंस बुक में बात की हुई है। जैसे मैं 60s rRNA की अगर आपसे बात करूं तो दोस्तों उसके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो होता है 28S, 5.8S और 5S। ये तो होता है किसका, 60 का। मैं आपको बता देता हूँ 28S, 5.8S और 5S, ये तो किसका है, 60S rRNA। अगर मैं ऐसे ही 40S rRNA की बात करूं तो दोस्तों 40S rRNA में हमें 18S मिलता है, 18S। तो ये केमिकल कंपोजिशन है rRNA के बारे में कि इसके कंपोजिशन क्या है और इसका कंपोजिशन क्या है, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पे बात कर सकता हूँ 50S की भी। 50S में 23S और 5S मिलता है, क्लियर है, कोई दिक्कत? और अगर मैं 30S की बात करूं तो यहाँ पे 16S मिलता है, 16S। तो ये केमिकल कंपोजिशन है rRNA का कि कितना इसमें केमिकल कंपोजिशन मिलता है, ठीक है। ये तो बात है राइबोसोम की। याद रखिएगा प्रोटीन फैक्ट्री है, दोनों में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में भी। टाइमर बनाते हैं एक स्ट्रक्चर और पढ़ाई थी जिससे हमने बोला था पॉलीसोम्स, मतलब एमआरएनए जो होता है उसके ऊपर राइबोसोम के सबनेट जाके जुड़ जाते हैं, वही का, ठीक है। तो ये बात समझिएगा, जो एमआरएनए होता है वो आ गया, राइबोसोम की दोनों सबनेट डीअटैच हो गई बिकॉज ऑफ द मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन, मैग्नीशियम की कम हुई, दोनों राइबोसोम की सबनेट डीअटैच हुई, एमआरएनए बीच में आया, मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई, राइबोसोम की दोनों सबनेट पास पास, ठीक है। दैट इज द राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री। अगली बात दोस्तों, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास उसका नाम है माइक्रोबॉडीज। दोस्तों स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गन होते हैं, मैं प्रोटोजोआ की बात करूं, मैं फंजाई की बात करूं, मैं कुछ प्लांट वैरायटी की बात करूं, इनफैक्ट किडनी और लिवर सेल की अगर हम बात करें तो उसके अंदर माइक्रोबॉडीज मिलती है, बहुत ही स्मॉलेस्ट सेल होती है, लगभग 0.3 से लगभग 1.5 μm माइक्रोमीटर तक इनका साइज होता है, ठीक है। तो ये बात तो हमने समझ लिया, 0.3 से 1.5 माइक्रोमीटर या म्यूएम तक का इसका साइज होता है। तीन टाइप की होती है ये, एक होता है स्पिरोसोम्स, एक होता है ग्लाइकोसोम्स और एक होता है पेरोक्सिसोम्स, ठीक है। तो माइक्रोबॉडीज के तीन टाइप, इसमें पहला टाइप है स्पिरोसोम्स। तो स्पिरोसोम प्रेजेंट होता है प्लांट के अंदर और इसमें कुछ लाइसोसोमल एक्टिविटी बोलते हैं, इसलिए स्पिरोसोम्स को हम बोलते हैं प्लांट लाइसोसोम, ठीक है। कुछ एक्टिविटीज होती है इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, प्लांट लाइसोसोम। एक्चुअली अगर बेसिकली स्पिरोसोम्स का वर्क देखा जाए तो ये वर्क होता है स्पिरोसोम्स का लिपिड को स्टोर करने का, लिपिड को स्टोर करने का, लिपिड को सिंथेसाइज करने का बेसिक इसका वर्क है। तो लिपिड स्टोर और लिपिड सिंथेसाइज करने का काम कौन करेगा, स्पिरोसोम्स, ठीक है। सेकंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिपिड स्टोर एंड सिंथेसाइज, ठीक है। तो पहला दोस्तों हमारे सामने हो गया, जिसको हमने क्या बोल दिया, स्पिरोसोम। प्लांट लाइसोसोम्स कहते हैं, प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, लाइसोसोमल एक्टिविटी रखता है। सेकंड ग्लाइऑक्सिसोम, दोस्तों ग्लाइऑक्सिसोम एग्जैक्टली क्या होता है, अगर मैं ग्लाइऑक्सिसोम्स की बात करूं तो जो फैटी एसिड्स होते हैं, इनफैक्ट अगर तीसरी साइकिल जो होता है ट्राई सिट्रिक एसिड साइकिल, इससे रिलेटेड होता है। तो फैटी एसिड और ट्राई सिट्रिक एसिड साइकिल से और फैटी एसिड से रिलेटेड कौन है, ग्लाइऑक्सिसोम्स। और जो तीसरा है वो होता है पेरोक्सिसोम्स। सब माइक्रोबॉडीज हैं। पेरोक्सिसोम्स का पहली बात तो जो साइज होता है वो बहुत स्मॉल होता है, लगभग प्लांट के अंदर जितने भी जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं, उस ग्रीन पार्ट्स में जो फोटो रेस्पिरेशन होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फोटो रेस्पिरेशन के लिए इसकी इंपॉर्टेंस नो डाउट शो कर सकते हो आप। दैट इज द हेल्पफुल इन द फोटो रेस्पिरेशन, ग्रीन पार्ट। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पेरोक्सिसोम्स, ठीक है। अगली चीज दोस्तों, बुक के अंदर एक चीज और लिख रखी है जिसमें एक का नाम है माइक्रोफिलामेंट। देखो माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोबॉडीज दो माइक्रोबॉडीज के अलावा माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स और हैं। अगर मैं आपसे यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट के बारे में बात करूं, माइक्रोफिलामेंट दोस्तों, माइक्रोफिलामेंट एक्चुअली ना मतलब प्रोटीन से बनी हुई स्ट्रक्चर है, और माइक्रोफिलामेंट बेसिकली साइटोस्केलेटन एक पैरामीटर को शो करता है, मतलब
एक सेल की जो सेलुलर स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम भी माइक्रोफिलामेंट करता है। जब कभी भी रूम बना होता है तो पिलर्स लगे होते हैं, जो पिलर्स होते हैं वो रूम की स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम करता है कौन? माइक्रोफिलामेंट। एक और चीज है जिसे हम बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। दोस्तों माइक्रोट्यूब्यूल्स में ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। एक और वर्ड यहाँ पे नाम क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल। तो माइक्रोट्यूब्यूल में क्या प्रेजेंट है? ट्यूबुलिन प्रोटीन। और इस ट्यूबुलिन प्रोटीन का रोल क्या होता है? ये ट्यूबुलिन प्रोटीन जो सेल डिवीजन होता है उस सेल डिवीजन में बेसिकली स्पिंडल फाइबर को बनाने का काम करता है। और प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल होते हैं उसको भी बनाने का काम अगर देखा जाए तो कौन करता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो आज की जो लेक्चर है उसमें हमने बात किया था, सबसे पहले हमने बात किया राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम को सेलुलर जो सेल होती है उसके अंदर प्रोटीन फैक्ट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रोटीन को सिंथेसाइज करवाने में हेल्प करती है। आरआरएनए और प्रोटीन इसके अंदर बेसिक कंपोजिशन होते हैं। इसका जो फॉर्मेशन होता है 70s 80s, मैंने दो टाइप बताए। एक और टाइप होता है 55s, अपने पढ़ा होगा मैथ्स में 35 और 25। 55s के लिए होती है। ठीक है, इसके बाद हमने दूसरी बात की माइक्रो बॉडीज के बारे में। माइक्रो बॉडीज जो होती है ये बेसिकली तीन टाइप की होती है, ग्लाइकोसोम्स, स्पिरोसोम्स और पेरोक्सीसोम्स। स्पिरोसोम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे प्लांट लाइसोसोम बोलते हैं और लिपिड का सिंथेसिस और लिपिड को स्टोर करने का काम करता है ये इसमें इंपॉर्टेंट है। पेरोक्सीसोम्स फोटो रेस्पिरेशन में जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट के उसके अंदर फोटो रेस्पिरेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्लाइकोसोम ट्राइसेंट्रिक एसिड साइकिल और फैटी एसिड साइकिल की बात हो गई। माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स की बात अभी अभी हमने की है। तो ओवरऑल ये जो है ये बेसिक वो पार्ट है जो मतलब एक बहुत छोटा सा सिनेरियो है पूरे टॉपिक का। ठीक है, मगर अगर राइबोसोम की मैं एग्जैक्टली आपसे बात करूं और माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करूं तो ये चीजें आगे आने वाले चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ट्रांसलेशन प्रोसेस में आप लोग राइबोसोम को यूज में लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप सेल डिवीजन कभी हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप लोगों को माइक्रोट्यूब्यूल्स को यूज में लेना पड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो क्या हाल चाल? तो दोस्तों सेल वाले चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में। और जो हमारा अगला टॉपिक है उसका नाम आप मेरे पीछे देख ही रहे हैं, नाम क्या है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। नाम से बहुत कुछ चीजें क्लियर हो जाती है बायोलॉजी के अंदर। यहाँ पे देखते हैं हम, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, मेम्ब्रेन का मतलब है मेम्ब्रेन माउंट। क्योंकि हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में देखा था कि देयर आर सम सेल ऑर्गेनल विच है मेम्ब्रेन, जिनके पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। बट कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनल होते हैं जिनके पास मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट नहीं होती। एग्जाम्पल है राइबोसोम्स के पास मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास, अभी हम डिस्कस करेंगे उनके बारे में। फाइनली दोस्तों अभी हम बात करते हैं बिना कुछ रुके हुए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की। दोस्तों सेल के अंदर ऐसा एक सिस्टम प्रेजेंट होता है जो सेल के अंदर बेसिक ट्रांसपोर्ट को कैरी करवाता है, यानी कि कोई भी मटेरियल होता है उसका जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। देयर आर 4 कंपोनेंट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो 4 कंपोनेंट होते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के। वो कौन कौन से होते हैं जरा देखते हैं, आइए उसको। कंपोनेंट नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है दोस्तों, एक जो कंपोनेंट होता है ना उसे तो हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पूरा नेम आपको पता होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट में क्या बोल दिया हमने इसको? ईआर। सेकंड जो कंपोनेंट है इट इज द गॉल्गी बॉडी। गॉल्गी बॉडी। थर्ड कंपोनेंट इट इज द लाइसोसोम। एंड फोर्थ वन इज दैट इज वैक्यूल। तो दोस्तों ये 4 बेसिकली एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। दोस्तों न्यूक्लियस के जो सबसे पास सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है उसकी आउटर मेम्ब्रेन से ही देखा जाए तो बिल्कुल जुड़ा हुआ मिलता है, दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और लिपिड को सिंथेसाइज करने के लिए बहुत जरूरी है। आपकी बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन वगैरह यहाँ पे नेसेसरी होते हैं और उन सभी प्रोटीन्स को बनाने के लिए जो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है दैट सिस्टम इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम यहाँ पे 2 टाइप में पढ़ते हैं, 2 पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोस्तों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिनके पास राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो इनके पास राइबोसोम प्रेजेंट है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जो राइबोसोम है वो कैसा होता है?
एब्सेंट होता है। तो सरफेस एरिया ज्यादा किसका होगा, रफ का स्मूथ का? बिल्कुल सही है, रफ का ज्यादा सरफेस एरिया होगा कंपेयर टू स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करता है प्रोटीन को, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड वगैरह को सिंथेसाइज करने का वर्क करता है। ठीक है, तो एक तो सिंथेसाइज करता है किसको, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। बट यहाँ पे अब असली बात आती है दोस्तों, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आगे जाके हम लोग कह सकते हैं कि और एक सेल ऑर्गेनल को फॉर्म करने में हेल्प करता है, जिस सेल ऑर्गेनल का नेम है गॉल्जी बॉडी। साइंटिस्ट थे कैमाइलो गॉल्जी ने, जिन्होंने गॉल्जी बॉडी का नेम दिया था। साइंटिस्ट नेम है कैमाइलो गॉल्जी दोस्तों। मगर यहाँ पे जो बात याद करने वाली वो क्या, एक्चुअली क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन और लिपिड तो बना दिए, मगर इस प्रोटीन और लिपिड को बनाने के बाद किसी दूसरी जगह पे अगर हमको ट्रांसफर करना है तो हम इसको ट्रांसफर कैसे करेंगे? ट्रांसफर तो इजीली हो नहीं पाएगा। मतलब मान लीजिए अगर मेरे पास चौक बनाने की मेरी कंपनी है, तो मैंने ये चौक को बनाया ना, अब बनाने के बाद मुझे किसी दूसरे जगह पे इसको पहुंचाना है, तो मेरे को या तो अपनी जगह यहाँ से छोड़ के आगे जाना पड़ेगा, बट वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो अब मैं क्या काम करूंगा दोस्तों, मैं ये काम करूंगा कि एक कोई चैनल बीच में रखूंगा, जो चैनल यहाँ से मटेरियल लेके किसी दूसरी जगह पे इसको डिलीवर कर दे, एंड दैट चैनल इज कॉल्ड एज गॉल्जी बॉडी। इसी दो वर्क की वजह से हम गॉल्जी बॉडी का नेम बोलते हैं मिडिल मैन ऑफ द सेल, और इसे बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। और देखा जाए तो सेल का ट्रांसपोर्टर होता है, एक जगह से मटेरियल को लेता है दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर देता है, और इनकी यही फेज मटेरियल को ट्रांसफर करने वाली हम बोलते हैं सी फेज और ट्रांस फेज। एक फेज तो होती है दोस्तों सिस फेज, और एक होती है ट्रांस फेज। ठीक है, तो एक जगह से तो ये कोई भी कंपोनेंट गॉल्जी बॉडी से रिसीव करता है और दूसरी जगह पे उस कंपोनेंट को आगे फर्दर ट्रांसपोर्ट कर देता है। ठीक है, और इसके लिए नो डाउट साइटोप्लाज्म के अंदर जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है वो बहुत जरूरी होती है। ठीक है, जिसे हम साइक्लोसिस बोलते हैं, तो वो बहुत जरूरी होती है मूवमेंट करवाने के लिए। दोस्तों गॉल्जी बॉडी के बहुत सारे नेम है, जैसे हम गॉल्जी बॉडी को दोस्तों बोल सकते हैं लाइपोकॉन्ड्रिया, और लाइपोकॉन्ड्रिया उस टाइप का गॉल्जी बॉडी होगा जिसके अंदर लिपिड का अमाउंट ज्यादा होगा, हायर अमाउंट ऑफ लिपिड इज कॉल्ड एज लाइपोकॉन्ड्रिया। ठीक है, प्लांट के अंदर जो गॉल्जी बॉडी होती है दिस इज कॉल्ड एज डिप्टियोसोम, ध्यान रखिएगा प्लांट के अंदर होती है। ठीक है, गॉल्जी बॉडी को हम लोग गॉल्जी एपरेटस भी बोल सकते हैं, बेकर बॉडी भी बोल सकते हैं, इट इज कॉल्ड एज गॉल्जी एपरेटस, इट इज ऑल्सो नोन एज बेकर बॉडी। ठीक है, तो इस सारे नेम हमारे पास किसके आते हैं, गॉल्जी बॉडी। गॉल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात भी करें तो इनके अंदर कंपोनेंट लगभग सेम टू सेम है। जैसे मैं गॉल्जी बॉडी की कंपोनेंट की बात करता हूँ तो सिस्टर्नी, वेसिकल्स, वैक्यूल और ट्यूब्यूल्स इसके अंदर बेसिक कंपोनेंट होते हैं जो हम गॉल्जी बॉडी के कंपोनेंट कहते हैं। बट यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि जो गॉल्जी बॉडी होता है उसके साथ ट्रांसपोर्ट करने के बाद एक चीज और होती है जो गॉल्जी बॉडी बनाता है, दैट इज द एक्रोसोम। तो जो एक्रोसोम होता है इसका परमिशन भी कौन करता है, गॉल्जी बॉडी। तो एक्रोसोम का परमिशन करने का वर्क भी हम लोग ये कह सकते हैं कि गॉल्जी बॉडी करता है, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया। जनरली ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स को सिंथेसाइज डेवलप करने का, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन इसको सिंथेसाइज करना, हार्मोन को सिंथेसाइज करना, लिपिड को बनाना, सेल वॉल के कंपोनेंट को सिंथेसाइज करना, इन सबको बनाने का काम भी किसका होता है, गॉल्जी बॉडी का ही होता है। तो ये सारे काम कौन करता है, गॉल्जी बॉडी। बहुत सारे काम है, असली काम होता है जैसे चीजों को मॉडिफाइड करना। सपोज करो ये तो चीज बन गई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और इसको आगे जाके चेंज करना है तो गॉल्जी बॉडी इसको चेंज कर देता है, तो कुछ नया बना देता है, दैट इज द स्ट्रक्चर। तो गॉल्जी बॉडी कुछ भी नया बनाने की कैपेबिलिटी रखता है, आपको दिख रहा हो। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज होती है गॉल्जी बॉडी के बारे में। अगली चीज एक और वर्ड है जिसका नाम है लाइसोसोम्स। दोस्तों साइंटिफिक यहाँ पे भी हम लोग याद रखेंगे जिसका नाम डीडीओ है, इससे रिलेटेड है। लाइसोसोम जो होता है वो साइटोप्लाज्म बैग ऑफ द सेल होता है। अगर मैं बात करूं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जैसे अमीबा की, तो वहां पे लाइसोसोम्स किसी भी पार्टिकल को डिग्रेडेट करने का भी काम करेगा, जिससे हम मतलब जिससे बेसिकली ऑटो सेल के अंदर लाइसिस हो जाता है और स्ट्रक्चर बनती है एक इंपॉर्टेंट, जिससे हम बोलते हैं फैगोलाइसोसोम। तो ये डाइजेशन करने का वर्क करता है। पहली बात तो सेलुलर डाइजेशन। ठीक है, दूसरी बात तो जो लाइसोसोम्स के अंदर अप्रोक्सीमेटली 50 टाइप के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये एंजाइम्स एक पर्टिकुलर पीएच अप्रोक्सीमेटली 5 पीएच पे वर्क करते हैं, और सारे एंजाइम एक्टिव फॉर्म हो जाएंगे तो किसी भी चीज को डिग्रेडेट करने की कैपेबिलिटी रखेंगे। लाइसोसोम एक यूनिमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, मगर अंदर के जितने भी एंजाइम हैं उन सारे एंजाइम्स को जब एक्टिव करना हो तो इसके लिए एक एटीपेज प्रोसेस की जरूरत होती है, एक ऐसे चैनल की जरूरत होती है जिससे सेल के अंदर जो पीएच होती है उसको थोड़ा बहुत मेंटेन किया जा सके, जिसके सेल के अंदर जितने भी एंजाइम्स है लाइसोसोम्स के अंदर वो सारे एंजाइम्स क्या हो जाए, एक्टिव। तो एक्टिव करने के लिए बाहर से
बेसिकली कंसंट्रेशन प्रोटॉन पंप वगैरह जनरेट किया जाता है और यहाँ पे कहीं ना कहीं सारे एंजाइम को एक्टिव किया जाता है। ये वाली चीज है लाइसोसोम्स के लिए। 4 टाइप के लाइसोसोम होते हैं। एक होता है प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्शियरी लाइसोसोम एंड क्वाटरनरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम क्या होते हैं दोस्तों? जब इनएक्टिव फॉर्म होती है लाइसोसोम्स की, दैट इज अ प्राइमरी लाइसोसोम। तो ये तो होता है इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है। सेकेंड लाइसोसोम क्या होते हैं? एक्टिव फॉर्म हो जाती है जब लाइसोसोम एक्टिव हो जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया एक्टिव होने का चैनल, ठीक है। तो ये कौन से लाइसोसोम होते हैं? सेकेंडरी लाइसोसोम। टर्शियरी लाइसोसोम की बात करें तो रेसिडुअल जो बॉडीज होती है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, तो रेसिडुअल बॉडीज वगैरह से रिलेटेड जो होता है, दैट इज द टर्शियरी लाइसोसोम्स। एंड फोर्थ वन इज द क्वाटरनरी लाइसोसोम्स। कौन से लाइसोसोम्स होते हैं दोस्तों? ऐसे लाइसोसोम्स होते हैं क्वाटरनरी जिन लाइसोसोम्स को हम ऑटोफेगोसोम्स की कंडीशन में रखते हैं, यानी कि जो डाइजेशन सेल्फ डाइजेशन कर देता है, खुद का डाइजेशन कर देता है, ठीक है। डिफरेंट काइंड के एंजाइम एक्चुअली इसमें होते हैं, तभी हम इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। इनको एक नाम और मैंने आपको बताया, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग क्यों बोला जाता है? क्योंकि कुछ ही स्पेशलाइज कंडीशन में ये खुद के सेल ऑर्गेनल को भी, खुद की सेल को भी डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि लाइसोसोम्स जो होता है, इन लाइसोसोम्स के पास बहुत सारे एंजाइम्स जिन्हें हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहते हैं, जैसे फॉस्फेटेज, सल्फेटेज, न्यूक्लियेज, ठीक है। दे आर द डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम जो सेल को डिग्रेड कर देते हैं किसी भी कंपोनेंट को, दैट इज द लाइसोसोम्स। द लास्ट वन इज दैट इज वैक्यूल। दोस्तों सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर लगभग 90% तक जो एरिया कवर करता है वो तो वैक्यूल होता है, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल जो होता है वो लार्ज होता है, वाटर को भी इनटेक कर सकता है, किसी चीज को स्टोर करना हो तो भी ये स्टोर कर सकता है, तो स्टोर करने का काम होता है वैक्यूल। प्लांट के अंदर वैक्यूल होती है वो लार्ज होती है, इससे जो प्लांट होता है उसके अंदर न्यूक्लियस, मैं एक रीजन बता रहा हूँ, न्यूक्लियस जो होता है वो कॉर्नर में होता है। एनिमल के अंदर जो वैक्यूल होती है वो स्मॉल होती है या फिर एब्सेंट हो सकती है, ठीक है। एक मेम्ब्रेन की बात इसके अंदर है, जिस मेम्ब्रेन के थ्रू हम इसका टर्मिनोलॉजी क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। आपने पढ़ा है जो मेम्ब्रेन बाउंड करता है उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। बेसिक वर्क वाटर और डिफरेंट काइंड के मेटेरियल को क्या करने का? स्टोर। तो फाइनली पूरी की पूरी चीज में हम एक बात समझे हैं कि हम लोगों के पास जो एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, उस सिस्टम में डिफरेंट काइंड के पैरामीटर्स हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। जिन पैरामीटर्स में हम चाहे लाइसोसोम्स की बात करें, चाहे गोल्गी बॉडी, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चाहे वैक्यूल, ये सारे मिलकर एक चैनल बनाते हैं जो किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। दोस्तों गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम्स ये एक स्ट्रक्चर भी फॉर्म करते हैं जिससे हम बोलते हैं GERL कॉम्प्लेक्स। एक बात कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अगली चीज, जनरली मैं आपसे ये कहूंगा गोल्गी बॉडी जिस जगह प्रेजेंट होगा उस जगह पे और कोई सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होगा, दैट थिंग इज कॉल्ड एज जोन ऑफ एक्सक्लूजन। दोस्तों जोन ऑफ एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है? मान लीजिए मैंने किसी एक जगह पे मेरी जो कार है ना वो पार्क कर दी है, फॉर एग्जांपल ये मैंने मेरी कार पार्क कर दी। अब मेरा काम है ट्रांसपोर्ट करने का, तो मैं कोई भी मटेरियल, कार या ट्रक जो भी मेरे पास है उससे मैं ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ। बट यहाँ पे किसी और बंदों ने यहाँ पे चारों तरफ, मेरी गाड़ी के चारों तरफ क्या कर दिया? अपनी अपनी कार को पार्क कर दिया। तो अब क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्या मैं अब जो मेरी कार है या मेरा जो ट्रक जो भी है, क्या उसको इजिली यहाँ से विड्रॉल कर सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ? पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए गॉजी बॉडी का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करने का। तो गॉजी बॉडी के आसपास और कोई सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होंगे, तो गॉजी बॉडी इजिली वर्क कर सकता है ट्रांसपोर्ट का। दैट थिंग इज जोन ऑफ एक्सक्लूजन। चीजों को समझिएगा बस, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने मटेरियल को बनाया, बनाने के बाद गॉजी बॉडी को दे दिया। गॉजी बॉडी कहता है ठीक है भैया मैं इसमें मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ, जैसा आपको चाहिए मैं आपको वैसा बना के दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो गॉजी बॉडी यही काम करता है मॉडिफिकेशन करने का। तो एक बेसिक वर्क होता है हमारे पास किसका? गॉजी बॉडी का, ठीक है। और बाकी यहाँ पे हमने चीज पढ़ी ली है, एक्रोसोम आप जानते ही हो। जो आपका स्पर्म सेल होता है उसके ऊपर एक हेलमेट लाइक स्ट्रक्चर को प्रोटेक्शन करता है फीमेल की बॉडी में जाने पर, दैट थिंग इज एक्रोसोम, ठीक है। बहुत सारे लिपिड, हार्मोन वगैरह को सिंथेसाइज करने का काम भी किसका होता है? गॉजी बॉडी का। गॉट इट? आगे चलते हैं टॉपिक में। कोई भी डाउट हो तो मैं आपको हमेशा हर एक टॉपिक के बाद बोलता हूँ कि प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपका एक कमेंट इस लेक्चर को और सुपीरियर कर सकता है। आपकी एडवाइस बहुत जरूरी है हर चीज के लिए, ठीक है। बिल्कुल, क्योंकि आपको समझ में आएगा ना मेरे लेक्चर का, तभी कोई ना कोई रोल है। तो आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। क्रैश कोर्स है तो हम थोड़ा सा स्पीड से चल रहे हैं, तो होपफुली आपको चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। हाँ जी, क्या हाल चाल? बढ़िया। इसको आज हम बात करते हैं तो और सेल ऑर्गेनल के बारे में भी। और अभी जो टॉपिक है हमारे पास सेल ऑर्गेनल की, दैट इज द सेंट्रोसोम्स। तो हम पहला टॉपिक अभी डिस्कस करेंगे। सेंट्रोसोम्स। दोस्तों सबसे बड़ी बात है, सेंट्रोसोम्स जो होते हैं वो नेम जो है वो किसने दिया था? साइंटिस्ट जिन्होंने सेंट्रोसोम्स का नेम दिया था, द नेम ऑफ साइंटिस्ट इज बोवेरी।
तो बोबरी वो फर्स्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने सेंट्रोसोम का नेम दिया था। अगर हम सेंट्रोसोम्स की बात करें तो साइटोप्लाज्म सराउंडेड जो सेंट्रियोल को करता है ना, उसे हम सेंट्रोस्फीयर बोलते हैं। एक ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी और है, जो साइटोप्लाज्म है सराउंड करता है सेंट्रियोल को, इस स्ट्रक्चर को हम सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। अरेंजमेंट अगर देखा जाए तो कैसा होता है, 9+0 का अरेंजमेंट होता है और इसके पास डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, डुप्लीकेशन यूनिट होती है ये, और डुप्लीकेशन भी हम ऐसे कह सकते हैं कि आपस में 90 डिग्री पे अरेंज होते हैं। और डुप्लीकेशन यूनिट के साथ साथ जो रेप्लिकेशन होता है उसका जिस फेज में होता है रेप्लिकेशन, दोस्तों रेप्लिकेशन की फेज होती है एस फेज। एस फेज में अपना डुप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो एक बात है भी हमारे टॉपिक के बारे में जिसका नाम है सेंट्रोसोम्स। इट इज नॉट वेरी मच मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे एक और टॉपिक है जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों वो टॉपिक कौन सा है देखते हैं जरा। दोस्तों नेम ऑफ दैट टॉपिक इज सीलिया एंड फ्लैजेला। आपको पता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को मूव करने के लिए डिफरेंट टाइप की मूविंग सिस्टम की जरूरत होती है। अब अगर मूवमेंट की बात की जाए तो मूवमेंट अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसे अमीबा के अंदर जो मूवमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है, सूडोपोडिया के थ्रू। हम लोग भी मूव कर लेते हैं, सूडोपोडिया हमारे पास बैग है, हमारे पास तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो मूव कर लेते हैं। बट कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनल भी होते हैं, कुछ ऐसे सेल भी होते हैं बेसिकली जिसके अंदर मूवमेंट के लिए कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है आउटर साइड में, जिसे हम सीलिया और फ्लैजेला बोलते हैं। जनरली जो सीलिया और फ्लैजेला होते हैं ये मूवमेंट या लोकोमोशन का काम करते हैं। ठीक है, दोस्तों एक नॉर्मल स्ट्रक्चर अगर हम सीलिया और फ्लैजेला की बात करें, देखिए नॉर्मल स्ट्रक्चर सीलिया और फ्लैजेला का कुछ ऐसा होता है। ठीक है, जिसमें मैं एक आपको ट्रांसफर सेक्शन दिखा रहा हूँ सीलिया और फ्लैजेला दोनों का। डायग्राम के हिसाब से दोनों सेम टू सेम ही है। ठीक है, तो बीच में ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, इट इज द सेंटर शीथ। बाहर की तरफ ये स्ट्रक्चर विच इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अरेंजमेंट में आपको मैं बता चुका हूँ सीलिया फ्लैजेला का अरेंजमेंट कैसा होता है, 9+2 अरेंजमेंट होता है। कैसा होता है 9+2 देखते देखिए। तो कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट हम बता सकते हैं। इस रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये एक्चुअली डायनामाइट्स का स्ट्रक्चर है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि मूवमेंट के लिए इसका जो बेसिक रोल होता है वो जनरल आप बोल सकते हो कि ये डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होता माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। तो ये खुद के लिए एनर्जी एटीपी का जो फॉर्मेशन है वो बेसिकली खुद ही कर लेते हैं। ठीक है,
दोस्तों दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ब्रिज। ब्रिज ब्रिज के बाद जो व्हाइट वाला स्ट्रक्चर मैंने बनाया दैट इज द सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल्स वही जिसमें जिसमें जो प्रोटीन होता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है, ठीक है। सेंट्रल शीट हमने पहले ही मार्क कर दिया, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल हो गया, ठीक है। ये जो मैंने व्हाइट से बनाया दिस इज द लिंकर, ठीक है। और लिंकर के बाद यहाँ पे एक आर्म मैंने आपको बताया था, इस आर्म का नाम होता है डायनीन, जो एटीपी एक्टिविटी रखती है। एटीपी एक्टिविटी का मतलब एटीपी को सिंथेसाइज करना। एक्चुअली से बहुत सारे सेंट्रियोल जो होते हैं, सॉरी ऐसे बहुत सारे जो स्ट्रक्चर होते हैं सीलिया और फ्लैजेला के, वो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बट अगर हम फ्लैजेला और सीलिया की ओवरऑल बात करें दोस्तों, फ्लैजेला और सीलिया के अंदर मैंने बैक्टीरिया भी आपको एक बार बताइए कि फ्लैजेला और सीलिया का अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर देखोगे तो फ्लैजेला के स्ट्रक्चर में आपको ये बात जरूर मिलेगी कि वहां पे कुछ रिंग प्रेजेंट होती है, और वो रिंग मैंने आपको बैक्टीरिया के किसमें बताई थी, दैट रिंग इज एल रिंग, पी रिंग, एस रिंग और एन रिंग। एल पी एस एन ये सबके सब मिलते हैं ग्राम नेगेटिव में, और जो एस और एम रिंग होती है ये मिलती है हमको ग्राम पॉजिटिव। बेसल बॉडीज वगैरह के बारे में हम लोगों ने पहले भी बात की हुई थी बैक्टीरिया के अंदर। बाकी दोस्तों अगर स्ट्रक्चर वाइज बात करें तो सीलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर लगभग यही होता है, मगर अगर हम बात करें डिफरेंसेस की तो यहाँ पे सीलिया और फ्लैजेला के अंदर कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। और वो डिफरेंस क्या क्या है, देखो अगर मैं पहले डिफरेंस की बात करूं तो सीलिया फ्लैजेला की जो साइज है उसके अंदर भी बहुत फर्क है। 10 to 15 मिलियन तक का इसका तो ये होता है, और फ्लैजेला लगभग 150 मिलियन तक का होता है, बहुत बड़े होते हैं फ्लैजेला। अगर आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिए तो मान लो जैसे ये जो है दिस इज द फ्लैजेला, जो आपको दिख रहा है क्या है फ्लैजेला, ठीक है। और जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ दिस वन इज कॉल्ड एज सीलिया, ठीक है। सीलिया का बेसिक वर्क लोकोमोशन का, इनफैक्ट किसी भी सबस्ट्रेट से बाइंड करने का, फूड को एंगल्ड करने का ये होता है, जबकि फ्लैजेला का बेसिक वर्क मूवमेंट का या लोकोमोशन मूवमेंट का ही होता है। ये तो लोकोमोशन का वर्क करते हैं, जबकि ये बेसिकली सारे वर्क करते हैं सीलिया, ठीक है। नंबर की बात करें तो सरफेस के ऊपर सीलिया के नंबर ज्यादा होते हैं, फ्लैजेला के नंबर कम होते हैं। तो ये होते हैं मोर इन नंबर, ये होते हैं लेस इन नंबर, ठीक है। दोस्तों सीलिया और फ्लैजेला लगभग कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट के लिए बेसिक रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे हम लोगों ने बैक्टीरिया के अंदर भी देखा था, ठीक है। नंबर इसके भी ज्यादा या कम कैसे भी हो सकते हैं, एग्जैक्टली इसके अंदर किस तरीके के नंबर मिलते हैं। तो ये एक बात है सीलिया और फ्लैजेला को, ठीक है। डायग्राम आई थिंक क्लियर होगा पूरा, यही है। और ऐसे ही डायग्राम आपने कुछ कुछ आपकी नोटबुक में और आपकी बुक में भी देखा होगा जो आपने ड्रॉ किया, ठीक है। तो समझ में आया कि हम लोग मूवमेंट की बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो सीलिया और फ्लैजेला का बेसिक इंपॉर्टेंट रोल होता है ये ट्रांसफर सेक्शन। अब दोस्तों एक चीज और आती है, कई बार हम लोग जो फ्लैजेला होते हैं उसको हम दो पार्ट में अलग अलग क्लासिफाइड कर सकते हैं कि कई फ्लैजेला ऐसे होते हैं जिसमें हेयर लाइक अपेंडेजेस पाए जाते हैं, और देयर आर सम फ्लैजेला जिनके अंदर हेयर लाइक अपेंडेजेस नहीं होते। अब कुछ फ्लैजेला तो आपको ऐसे मिलेंगे और आपको कुछ फ्लैजेला कुछ ऐसे, ठीक है। दोस्तों ऐसे फ्लैजेला जिसके अंदर बिल्कुल कोई भी हेयर लाइक अपेंडेजेस नहीं है, दैट फ्लैजेला इज वीप्लैश, वीप्लैश टाइप ऑफ फ्लैजेला, ठीक है। और ऐसे फ्लैजेला जिसमें हेयर लाइक अपेंडेजेस मिलेंगे दैट टाइप ऑफ फ्लैजेला इज टेंसल। तो दो टाइप के होते हैं, टेंसल और वीप्लैश। तो वीप्लैश फ्लैजेला वो होते हैं जिसमें हेयर लाइक अपेंडेजेस नहीं मिलते, और टेंसल वो होते हैं जिसमें हेयर लाइक अपेंडेजेस मिलते हैं। डायग्राम आपके सामने क्लियर है। कोई भी दिक्कत हो डायग्राम या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट के थ्रू तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। क्रैश कोर्स है तो थोड़ा सा अपन स्पीड से करें, ठीक है भाई। नमस्ते। तो प्यारे दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एक और टॉपिक सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी में से, एंड नेम ऑफ टॉपिक इज न्यूक्लियस। फ्रेंड्स हम सब लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस बेसिकली क्या होता है। अगर मैं आपसे ओवरऑल न्यूक्लियस की बात करूं तो मैं आपसे ये बिल्कुल कह सकता हूं कि सेल चाहे कोई सी भी हो, उन सभी सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो एक प्रॉपर तरीके का क्लासिफिकेशन भी हमने न्यूक्लियस के बेस पे ही किया था। हम लोगों ने बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पे
हम लोग ऑर्गेनिज्म को भी दो पार्ट में क्लासिफाइड कर सकते हैं, जिन्हें एक में हमने प्रोकैरियोट और एक को हमने यूकैरियोट कहा। प्रोकैरियोट वो होते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता, बट यूकैरियोट वो होते हैं जो प्रॉपरली वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, दैट इज द यूकैरियोट सेल। एग्जाम्पल भी हमने पढ़े थे वहां पे, जैसे प्रोकैरियोट का बैक्टीरिया और यूकैरियोट का नॉर्मल ह्यूमन बीइंग या कॉम्प्लेक्स एक यूकैरियोट सेल की हम बात कर सकते हैं। दोस्तों न्यूक्लियस की अगर बात हम लोग करें तो न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन या डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो जनरली प्लांट सेल के अंदर सेंटर में और एनिमल सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर वो कॉर्नर पे और एनिमल सेल के अंदर वही जो होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्योंकि प्लांट सेल जो होता है उसके अंदर जो वैक्यूल होती है वो लार्ज होती है, और जब प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल लार्ज होगा तो वैक्यूल लार्ज होने की वजह से जो न्यूक्लियस होगा वो कॉर्नर में शिफ्ट हो जाता है। बट बेसिक अगर देखा जाए तो एनिमल सेल में यही न्यूक्लियस जो होता है वो सेंट्रलाइज्ड होता है। दोस्तों एक नॉर्मल डायग्राम अगर हम न्यूक्लियस का बनाएं तो हम एक ऐसा डायग्राम न्यूक्लियस का ड्रॉ कर सकते हैं, जिनमें याद रखिएगा जो न्यूक्लियस होता है ये बेसिक टू मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं, या मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर तो होता है, मगर द टू मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इज द न्यूक्लियस। डायग्राम आप लोगों को इनफैक्ट लगभग क्लियर होगा, आप लोगों ने पहले भी कई बार डायग्राम को ड्रॉ किया होगा, तो ज्यादा डिटेल में तो उसमें बताएंगे नहीं, मगर आप लोग जानते हैं। दोस्तों जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर आउटर मेम्ब्रेन, या फिर इसे हम बोल सकते हैं कैरियोथिका। ठीक है, कैरियोथिका। दोस्तों कैरियोथिका का मतलब होता है कि हम जो न्यूक्लियस होता है ना उसे हम बोलते हैं कैरियन। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा डाई कैरियन, ठीक है ना, और इसलिए हम न्यूक्लियस की स्टडी जो होती है उसे हम बोलते हैं कैरियोलॉजी। तो कैरियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, इसे हम बोलते हैं कैरियोलॉजी। अब न्यूक्लियस में होता क्या है, यहाँ पे कुछ पोर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि बाहर की तरफ अगर हम इस एरिया की बात करें जो मैंने बाहर यहाँ पे ड्रॉ करा है, मैं इस एरिया की अगर आपसे बात करता हूँ ना, जो चारों तरफ अभी हमने ड्रॉ कर दिया। दोस्तों ये एरिया है साइटोप्लाज्म, क्या ये साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे हमको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के अंदर भी एक फ्लूइड प्रेजेंट होगा, दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। तो दोस्तों अंदर तो हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म और बाहर हो गया साइटोप्लाज्म। एक वर्ड भी याद रखिएगा कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। तो हम प्रोटोप्लाज्म को बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। एग्जाम में कैसा भी आ सकता है, ये भी पूछ सकता है आपसे न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, तो आप बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म माइनस साइटोप्लाज्म, या पूछे कि साइटोप्लाज्म क्या होता है तो आप बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियोप्लाज्म। अगर मैं इस पूरे चीज की बात करता हूँ तो दैट इज द साइटोप्लाज्म, तो सॉरी प्रोटोप्लाज्म। अगर मैं प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियोप्लाज्म को हटा दूंगा साइटोप्लाज्म बच जाएगा, और प्रोटोप्लाज्म में से मैं साइटोप्लाज्म को हटा दूंगा तो न्यूक्लियोप्लाज्म बच जाएगा। यहाँ पे दोस्तों कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, these पोर आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर। ये न्यूक्लियर पोर इनफैक्ट वही पोर होते हैं जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में एक चैनल को बनाने का काम करते हैं। अंदर की तरफ एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस वही स्ट्रक्चर होती है जो आरएनए और प्रोटीन से बनी होती है। राइबोसोम को सिंथेसाइज करने की अगर हम बात करें तो उसमें न्यूक्लियोलस का अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। मैं आपको पहले भी इनफैक्ट जेनेटिक मटेरियल के बारे में बता चुका हूँ बातें। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल में हम लोग पहले बात करते हैं डीएनटीपीस की, डाई न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। डीएनटीपीस जब मिलती है तो बनता है डीएनए या जीन। जीन के बाद जब बहुत सारे जीन कंप्रेस होते हैं तो बनता है डीएनए। डीएनए मिलके क्रोमैटिन, देन क्रोमैटिड, देन क्रोमोसोम। तो दोस्तों ये एक स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको सामने जो ड्रॉ किया है, दैट स्ट्रक्चर इज अ क्रोमैटिन स्ट्रक्चर। दोस्तों क्रोमैटिन स्ट्रक्चर में ऐसा स्ट्रक्चर जो आपको बहुत डार्क दिख रहा है, मान लीजिए मैं इस पर्टिकुलर एरिया की बात अगर करता हूँ ना इसकी, तो आपको दिख रहा है ये वाला एरिया थोड़ा सा डार्क है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है।
ठीक है। मगर अगर इस एरिया की बात करें तो ये वाला एरिया लाइट है। अगर मान लीजिए मैं कलर डाल देता हूँ, सपोज करिए आपके पास थ्रेड है और ये रहा आपके पास थ्रेड, और आपने इस थ्रेड के ऊपर कलर डाल दिया। अब कलर आपने यहाँ पे जैसे पोर किया तो दोस्तों ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये तो ज्यादा कलर हो जाएगा, और ये पर्टिकुलर एरिया कम कलर होगा, लेस स्टेन होगा। तो जहां पे लेस स्टेन हो रहा है इसका मतलब वहां पे थ्रेड कम है, जहां पे ज्यादा स्टेन हो रहा है इसका मतलब वहां पे थ्रेड ज्यादा है। सो इन दैट केस जहां पे जेनेटिक मटेरियल ज्यादा प्रेजेंट है और स्टेनिंग के बाद कलर ज्यादा शो होता है, दैट एरिया इज नोन एज द हेट्रोक्रोमेटन। और जहां पर जो एरिया है वो कम स्टेन होता है, दिस एरिया इज नोन एज द यूक्रोमेटन। तो हम लोग बोलते भी हैं कि एक्चुअली क्या होता है, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन क्या चीज होती है। मोर डेंस एरिया इज द हेट्रोक्रोमेटिन, लेस डेंस एरिया इज द यूक्रोमेटिन। ज्यादा एक्टिव नो डाउट यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में से अगर देखा जाए तो ये होता है। वो क्यों, उसके बारे में बताता हूँ दोस्तों। एक्चुअली क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है ना वो रैप होता है। किसके ऊपर रैप होता है, वो रैप होता है प्रोटीन के ऊपर, और उस प्रोटीन को हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। मान लीजिए मैं इसकी बात करता हूँ तो दैट इज द हिस्टोन प्रोटीन। ये हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। अब क्या होता है, जो हिस्टोन प्रोटीन होता है इसके ऊपर जो डीएनए होता है ना वो प्रॉपर रैप होता है। मैं आपको ऐसे बता देता हूं, मान लीजिए ये रैपिंग है डीएनए की, ये डीएनए, ठीक है। अब समझने की बात करिएगा, एक्चुअली क्या होता है, डीएनए ना बहुत ही लॉन्ग चेन होती है, बहुत ही बड़ा होता है, और आपकी एक सेल के अंदर अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर का डीएनए प्रेजेंट होता है। तो इतना बड़ा डीएनए अगर आप एक न्यूक्लियस के अंदर जो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक है अगर आप उसके अंदर रखें तो शायद आपके लिए प्रैक्टिकली बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा उसको रखना, क्योंकि बाद में उसको ओपन भी करना पड़ेगा, उलझ जाएगा। वो पतंग उड़ाते हैं ना, तो जो थ्रेड होता है हमारे पास, धागा होता है, वो ज्यादा बड़ा होता है, तो वी आर यूजिंग द चरखी, उसे हम बोलते हैं, हम चरखी में उसको लपेट लेते हैं। तो यहाँ पे सेम चरखी की तरह काम करता है हिस्टोन प्रोटीन। ये हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर जो डीएनए है वो रैप होता है। आप कहोगे क्यों रैप होता है, भाई डीएनए के ऊपर फॉस्फेट की जैसे नेगेटिव बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज होता है, और हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये रैप हो जाता है। बट एक और इंपॉर्टेंट चीज कि अगर मैं डीएनए में रैपिंग की बात करूं दोस्तों, 1/3/4 इतना टर्न होता है उसका। मतलब अगर मान लीजिए ये हिस्टोन प्रोटीन है, ये डीएनए है, तो जो डीएनए है वो इसके ऊपर ये हाफ हुआ, ये 1, ठीक है, ये हाफ, ये 1/3/4 हुआ। इसके बाद ये डीएनए दूसरे हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर चले जाए। तो आप कहेंगे क्या बहुत सारे हिस्टोन प्रोटीन होते हैं? एग्जैक्टली यहाँ पे कई सारे हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, जैसे H1, H2A, H2B, H3 एंड H4, ठीक है। ये कई हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, मगर इसमें एक हिस्टोन प्रोटीन जो पैकेजिंग में डायरेक्टली रोल प्ले नहीं करता, मगर वो लिंकर प्रोटीन कहलाता है। दिस इज द लिंकर प्रोटीन। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि H1 प्रोटीन या लिंकर प्रोटीन इनमें से कौन सा होता है, तो आप बता सकते, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अगर मैं पूरे के पूरे इस नेटवर्क की बात करूं तो दैट नेटवर्क इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन नेटवर्क। क्या बोलते हैं इसको? क्रोमैटिन नेटवर्क। अब इस क्रोमैटिन नेटवर्क में अगर आपसे नॉर्मल बात की जाए तो दोस्तों याद रखिएगा 31% जो अमाउंट होता है वो इस क्रोमैटिन नेटवर्क में किस चीज का होता है? डीएनए का। एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जा सकता है आपसे कि जो डीएनए का अमाउंट है वो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है क्रोमैटिन में, दैट इज 31%। दोस्तों 2 to 5% इसके अंदर अमाउंट होता है किसका? आरएनए। तो डीएनए का अमाउंट तो होता है 31% और आरएनए का अमाउंट कितना होता है यहाँ पे? 2 to 5%। तीसरी बात, अगर मैं हिस्टोन प्रोटीन की बात करूं तो हिस्टोन प्रोटीन इसके अंदर एग्जैक्टली कितना होता है? दैट इज 36%। तो ये हिस्टोन प्रोटीन का अमाउंट होता है, ठीक है। ओवरऑल दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं, क्योंकि आपको ये बात पता है कि चाहे प्रोटीन कोई से भी हो, वो प्रोटीन बने होते हैं अमीनो एसिड से, क्योंकि लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड ही क्या बनाती है? प्रोटीन। अब प्रोटीन बनाने के लिए क्या जरूरी होता है? राइबोसोम। तो ये राइबोसोम बनने का काम जो होता है वो न्यूक्लियोलस ही पार्टिसिपेट करता है इसमें, और उसके बाद राइबोसोम इसी चैनल के थ्रू बाहर चले जाते हैं, ठीक है। यही वो चैनल होता है जो राइबोसोम को बनाने के बाद बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर भेज देता है। तभी आपने पढ़ा है RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड SCR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बट एक और बढ़िया चीज दोस्तों वो ये कि अगर मैं हिस्टोन प्रोटीन की बात करूंगा तो लगभग 20% to 30%
जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं इसमें आर्जिनिन एंड लाइसिन रेसिड्यूज प्रेजेंट होते हैं। आप लोग जानते हो आर्जिनिन और लाइसिन। दोस्तों आर्जिनिन और लाइसिन क्या चीज होती है, ये अमीनो एसिड होते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड इज कॉल्ड एज प्रोटीन, तो वही अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, अच्छा अगली चीज दोस्तों, डिस्कवरी की मैं आपसे पहली बात हिस्ट्री में अभी नहीं किया है, मगर फिर भी आपको बता सकते हैं इसको कि डिस्कवरी, इसका जो क्रेडिट है वो रॉबर्ट ब्राउन को दिया गया है। सेल की डिस्कवरी, डेड सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने, और न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो किया था वो किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो ये वाली बात तो यहाँ तक आप सबको क्लियर है। यहाँ तक किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है तो बता सकते हैं आप, देख लीजिए कंफर्म। आगे चलते हैं दोस्तों, लगभग अगर देखें तो हम जो क्रोमेटिन होता है ना, इसी क्रोमेटिन से आगे कंप्रेस होकर जो क्रोमोसोम बनता है वहीं पे ही एक प्रोसेस कंप्लीट होता है जिसे हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो यहीं पे ही होता है। डीएनए की कॉपी बनना, दैट इज प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। क्योंकि ह्यूमन बीइंग में देखा जाएगा दो प्रोसेस कंप्लीट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, दैट इज अ रेप्लिकेशन एंड रिपेयर। तो जो डीएनए है वो रेप्लिकेशन भी कर सकता है और क्या कर सकता है, रिपेयर भी कर सकता है। बात क्लियर है? ठीक है दोस्तों, जब रेप्लिकेशन होगा और यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो कहीं ना कहीं एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट भी होगी। तो एग्जैक्टली अगर हम कहें तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं, जैसे एटीपी का प्रेजेंस यहाँ पे मिलता है, कैल्शियम जो होता है ये यहाँ पे मिलता है, मैग्नीशियम का प्रेजेंस, इसके अलावा आरएनए एंड डीएनए पॉलीमरेज, ये दोनों का प्रेजेंस ही यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, इन सब का प्रेजेंस हमको देखने को कहाँ मिलता है, न्यूक्लियस के अंदर। तो एंजाइम की तरफ से भी बहुत बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है ये, इसके अंदर सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, बिकॉज इट हैड ईच एंड एवरी एंजाइम्स जो इसके आगे वाले प्रोसेस के लिए जरूरी है। जब सेल डिवीजन होता है तो न्यूक्लियस का भी डिवीजन होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। अभी हमने बोला कैरियोलॉजी, यहाँ पे हमने बोला कैरियोकाइनेसिस, तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस। और अगर दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैरियोगेमी। कैरियोगेमी, जब डाइकैरियन स्ट्रक्चर बनती है तो उसके बाद दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे, उससे हम क्या बोलेंगे, कैरियोगेमी। तो दोस्तों ये एक प्रोसेस है किसके बारे में, न्यूक्लियस के लिए। याद रखिएगा न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो एंजाइम किसी भी प्रोसेस से रिलेटेड हो, लगभग जो इसके अंदर हो रहे हैं। जैसे ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से रिलेटेड एंजाइम भी हम लोगों ने ऐसा देखा है कि न्यूक्लियस के अंदर मिल सकता है और मिलता है। ठीक है, तो दीज थिंग आर कॉल्ड एज अ न्यूक्लियस। इनफैक्ट लगभग आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग ये लगभग सब चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। आपको लगभग ऐसा कोई भी पॉइंट इसमें लगता है जो आपको समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। डन, क्लियर है? कैरियोकाइनेसिस वगैरह सब कुछ क्लियर? ठीक है, चलिए आगे चलते। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है क्रोमोसोम। दोस्तों क्रोमोसोम की अगर बात की जाए तो मैं आपको एक बात तो बोल सकता हूँ कि क्रोमोसोम एक जेनेटिक मटेरियल है। हम लोगों की बॉडी में भी अगर जेनेटिक मटेरियल की बात करता हूँ तो मैं डीएनए की बात कर रहा हूँ, तो आप कहोगे मैं क्रोमोसोम के बारे में क्यों। दोस्तों हम लोग ऐसा बोलते हैं कि हर किसी ऑर्गेनिज्म के पास कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में मूव करते हैं। तो ऑर्गेनिज्म के ये कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में ले जाने का जो वर्क करता है, जैसे ट्रांसपोर्ट की तरह वर्क करता है, कैसे कैरियर की तरह वर्क करता है, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम। ठीक है, बट जो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर होती है वो सबसे पहले जिस स्ट्रक्चर से बनी होती है, दैट स्ट्रक्चर इज द डीएनटीपी। दोस्तों डीएनटीपी का मतलब होता है डाई न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, हमारे पास 4 टाइप के डीएनटीपी होते हैं। ये होता है एडिनिन, जिसे हम बोलते हैं डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी एंड डीटीटीपी। तो ये 4 टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, डीएनटीपी। ठीक है, डीएनटीपी जो होते हैं ये होते हैं न्यूक्लियोटाइड। आप लोगों को पता है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस होता है, फॉस्फेट प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेसिस। मैं इसकी बात करता हूं तो ये न्यूक्लियोटाइड। दोस्तों टीवी में एक ऐड आता था टाइड का, जिसके अंदर था कि कैसे भी दागो टाइड निकाल देगा, तो किसी को मत छोड़ना टाइड में। फॉस्फेट भी आएगा, शुगर भी और नाइट्रोजन बेसिस भी। तो ये क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड। और साइड में आप साइड से निकल जाओ, साइड में कहां से निकल जाओगे, साइड से, तो दैट इज द न्यूक्लियोसाइड। तो हमारे सामने जो बेसिक डिफरेंस था वो था न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है दोस्तों, न्यूक्लियोटाइड में जो डीएनटीपीज होते हैं
ये आगे मिलके बनाते हैं क्या, जीन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी जिसे हम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जीन जो वर्ड है वो आपको पता है जोहानसन ने दिया था। एक वर्ड जो जीन से पहले मेंडल ने दिया था उसका नाम क्या था, फैक्टर। ठीक है, जीन आगे क्या बनाएगा, डीएनए, डीएनए, डीएनए आगे स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा कंडेंस होके, दिस इज द क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो स्ट्रक्चर आगे बनाएगा, दिस इज क्रोमेटिड। और क्रोमेटिड इसके बाद जो फाइनल स्ट्रक्चर बनाएगा कॉम्प्लेक्स होगी, दिस इज द क्रोमोसोम। तो ये वो स्ट्रक्चर है जो कंडेंसेशन के थ्रू बन रही है। ठीक है, याद रखिएगा आपने केवल कंडेंसेशन किया और कुछ नहीं, बहुत सारे डीएनटीपी थे और कंडेंस कर दिए तो जीन बन गया, जीन और कंडेंस कर दिए तो क्या बन गया, डीएनए, देन क्रोमैटिन, देन क्रोमैटिड, देन क्रोमोसोम। ठीक है, अब सबसे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जिससे हम कहते हैं अगर मैं डिस्कवरी की बात करूं तो दोस्तों डिस्कवरी जिस साइंटिस्ट ने किया था, नेम ऑफ साइंटिस्ट था स्ट्रॉसबर्गर। तो स्ट्रॉसबर्गर ने इसका डिस्कवर किया था। डिस्कवरी के बाद अगर हम नेम की बात करें क्रोमोसोम की, तो एक और साइंटिस्ट यहाँ पे प्रेजेंट थे जिनका नाम था वॉल्डेयर। तो वॉल्डेयर ने इसका नेम दिया था। तो डिस्कवरी तो इन्होंने स्ट्रॉसबर्गर ने कर दी। ठीक है, और जो नेम की अगर मैं बात करता हूं तो किसने किया था, वॉल्डेयर। और आपने एक वर्ड और सुना है अभी यहाँ पे जिसका नाम है क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन जो वर्ड है वो दिया गया था फ्लेमिंग के। तो जो क्रोमेटिन वर्ड है गिवन बाय द फ्लेमिंग। तो फ्लेमिंग ने वर्ड दिया था जिससे हम बोलते हैं क्रोमेटिन। तो ये तो थोड़ी सी यहाँ की बात होगी। दोस्तों अगर मैं क्रोमोसोम की आपसे बात करता हूँ तो देखो क्रोमोसोम जो होता है ना वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, कैसा होता है क्रोमोसोम का एक जनरल सा डायग्राम। पहले तो हम उस डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं, फिर चीजों को और अच्छा हो जाएगा हमको समझना। दोस्तों एक रफ डायग्राम मैं आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ जो क्रोमोसोम का है। ठीक है, डायग्राम आपको लगभग लगभग क्लियर होगा कुछ। ये आपको दिख रहा है। देखिए दोस्तों पर अगर स्ट्रक्चर की मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ से, तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज टीलोमियर। टीलोमियर, दिस वन इज कॉल्ड एज सैटेलाइट। तो दो स्ट्रक्चर आपके सामने हो गई, एक टीलोमियर एक सैटेलाइट। यहाँ पे जो बाहर वाला पार्ट प्रेजेंट है इट इज द पेलिकल। अंदर फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला, दिस इज द क्रोमोनेमेटा। और ये जो आपको इसमें पिंक वाले दिख रहे हैं, दिस वन इज क्रोमोमियर। यहाँ पे नीचे नीचे ये प्रेजेंट है न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है कॉन्स्ट्रक्शन। यहाँ पे भी एक कॉन्स्ट्रक्शन है और यहाँ पे भी एक कॉन्स्ट्रक्शन, जिनमें कॉन्स्ट्रक्शन सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होते हैं। ठीक है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जनरली वो कंस्ट्रक्शन होता है, जैसे मैं इसकी बात करता हूँ तो दैट इज अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। और दोस्तों ये भी कौन सा कंस्ट्रक्शन है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन वो कंस्ट्रक्शन होता है जहां पे आप देख रहे हैं जो वेलिकल की मेम्ब्रेन है वो थोड़ी सी पास आ गई, दैट इज अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। और इस प्राइमरी कंस्ट्रक्शन में ही एग्जैक्टली क्या क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रोमियर। तो आपने सुना है सेंट्रोमियर का नेम भी ना,
एग्जैक्टली तो दोनों आर्म जो होती है वो जिस जगह से जुड़ी हुई होती है, दिस प्लेस इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर। दोस्तों ये तो नॉर्मल क्रोमोसोम है, स्ट्रक्चर वाइज मैं बात कर लेता हूँ। देखो टीलोमियर जो होता है इसमें मिलती है पोलैरिटी। इसका मतलब इस जगह से एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम से बाइंड नहीं होता, आपस में एक दूसरे को क्रोमोसोम रिपल करते हैं। दिस थिंग इज द टीलोमियर। स्ट्रक्चर वाइज अगर मेम्ब्रेन की बात करूं, दैट इज द पेलिकल। अंदर फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है विच इज नोन एज मैट्रिक्स। जो कंस्ट्रिक्शन होता है जहाँ पे पेलिकल वाली मेम्ब्रेन थोड़ी सी पास आ जाती है, ये लेयर और कंप्रेस हो जाता है, दिस इज द कंस्ट्रिक्शन। अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, दैट इज द क्रोमोनेमेटा, और एक बीन लाइक स्ट्रक्चर होती है उसके ऊपर, दिस इज कॉल्ड एज क्रोमोमियर। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के बाद ये दिस इज द न्यूक्लियोलस, और नीचे प्रेजेंट होता है सैटेलाइट। तो जिसमें सैटेलाइट प्रेजेंट होता है ऐसे क्रोमोसोम को हम बोलते हैं सेट क्रोमोसोम। ठीक है, तो सैटेलाइट प्रेजेंट है तो कौन सा क्रोमोसोम? सेट क्रोमोसोम। दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, कुछ ऐसे क्रोमोसोम होते हैं, मतलब मैं आपसे बात करूं स्पेशलाइजेशन की भी, तो कुछ ऐसे क्रोमोसोम जिसके अंदर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो क्रोमोसोम कौन से होते हैं? दोस्तों दीज क्रोमोसोम आर 13, 14, 15, 21 एंड 22। ये वो क्रोमोसोम होते हैं जिनके अंदर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, 13, 14, 15, 21 एंड 22। ठीक दोस्तों, अगर देखा जाए तो क्रोमोसोम की जो कॉइलिंग होती है वो दो टाइप से हो सकती है, एक तो होती है पैरानेमिक और एक होती है प्लेक्टोनेमिक। तो एक तो होता है पैरानेमिक और प्लेक्टोनेमिक। आपको दोनों नेम में से कौन सा नेम ऐसा है जो टफ लग रहा है? प्लेक्टो। तो इसका मतलब है जब क्रोमोसोम, इसका मतलब अगर मैं किसी क्रोमोसोम की बात करूं या मैं आपसे नॉर्मली बात करता हूं, तो डीएनए की या क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर होती है वो बहुत ज्यादा सुपर कॉइल्ड होती है ना, बहुत घूमी होती है आपस में एक दूसरे से, जिनको ऐसे ऐसे सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एज प्लेक्टोनेमिक। कॉम्प्लेक्स वर्ड तो यही है। और पैरानेमिक में आप उसको इजीली क्या कर सकते हो? सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, एक और वर्ड है इसके अंदर जिसका नाम है जीनोम। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? जीनोम बोलते हैं। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं? जीनोम होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात और याद रखिएगा, अगर मैं प्लांट की बात करता हूँ और एनिमल की बात करता हूँ, तो प्लांट के अंदर क्रोमोसोम का साइज बड़ा होता है, एनिमल के अंदर जो क्रोमोसोम है उनका साइज छोटा होता है। ठीक है, तो ये बात भी मैं यहाँ पे रख सकता हूँ कि जो प्लांट होते हैं इनमें क्रोमोसोम का साइज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जो एनिमल होते हैं, इनमें क्रोमोसोम का जो साइज है वो एज कंपेयर टू प्लांट के छोटा होगा। ठीक है, मगर एक बात, नंबर की अगर बात करें तो प्लांट के अंदर क्रोमोसोम के नंबर कम होते हैं, मगर एनिमल के अंदर क्रोमोसोम के नंबर क्या होते हैं? ज्यादा। ये वाली दूसरी चीज है। ठीक है, सबसे बड़े क्रोमोसोम की अगर मैं प्लांट में बात करूं तो ट्रिलियम एक अच्छा एग्जाम्पल है। ट्रिलियम को आप लोग याद रखिएगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो प्लांट के अंदर क्रोमोसोम सबसे बड़ा प्रेजेंट होता है। दैट इज अ क्रोमोसोम। दोस्तों क्रोमोसोम की में अगर मैं सेंट्रोमियर की बात करूं तो इसकी पोजीशन के बेस पे मैं क्रोमोसोम को आगे फर्दर डिवाइड कर सकता हूं 4 पार्ट में। 4 पार्ट में कौन कौन से होते हैं? दैट इज द मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक क्या होता है? तो जो सेंट्रोमियर होता है वो बीच में होता है, और एक क्रोमोसोम की ये जो होता है ना, ये दोनों आर्म इक्वल होते हैं, दैट इज द मेटासेंट्रिक। याद रखिएगा, मेटासेंट्रिक को हम वी शेप भी बोलते हैं, क्योंकि इसको अगर आप बनाओगे ना ऐसे करके तो ये वी शेप ही बनेगा। तो मेटासेंट्रिक इज कॉल्ड एज वी शेप क्रोमोसोम। तो आप ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हो इसको, तो वी शेप होता है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होता है, इसमें सेंट्रोमियर बीच में होता है, दोनों आर्म जो होती है वो इक्वल होती है, मेटासेंट्रिक। सो मेटासेंट्रिक की अगर हम बात करें तो जो क्रोमोसोम होता है वो ये रहा, और इसके बाद जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, थोड़ा सा और साइड में हो जाता है, दैट इज द मेटासेंट्रिक। ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज अगर मैं बात करूं तो मैं चाहे ऐसे बनाऊं, चाहे आपको जो बुक में दे रखी है वो भी सही है, चाहे आप ऐसे बना लो। ठीक है, ये होता है मेटासेंट्रिक। शेप जो होती है वो कौन सी होती है? एल शेप। ठीक है, अगला होता है एक्रोसेंट्रिक। सेंट्रोमियर और थोड़ा सा किनारे पे कर दो, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एक्रोसेंट्रिक। और जो एक्रोसेंट्रिक होता है इसे हम कौन सा शेप बोलते हैं? जे शेप। ठीक, लास्ट वन इज टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक का मतलब जो क्रोमोसोम होगा वो कहां पे होगा? बिल्कुल टेल पे, दैट इज द टीलोसेंट्रिक। ठीक, क्लियर है? ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो मेथोडोलॉजी और यूज करते हैं, आपने डिटेल में वैसे पढ़ा होगा, मैं नहीं बता रहा आपको यहाँ पे, जैसे हम बोलते हैं कैरियोटाइप और आइडोग्राम। कैरियोटाइप एंड आइडोग्राम रिप्रेजेंटेशन करने का एक तरीका होता है। ठीक है, और दोस्तों बात की जाती है क्रोमोसोम के बारे में, तो दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे अभी अपने सामने डिस्कस किए हैं।
ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज आप चीजों पे क्लियर है। टीलोमियर का काम क्या होता है, सैटेलाइट का काम क्या होता है। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, क्योंकि मैं लगभग पूछ ही लेता हूँ आपसे हर बार, दोस्तों का क्रोमोसोम के अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है क्या? इज आरएनए प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम? क्या आरएनए प्रेजेंट होता है क्या क्रोमोसोम के अंदर? मुझे इसका आंसर, इसका जवाब बता दीजिए। होता है तो कहाँ होता है, नहीं होता है तो ठीक है, फिर तो ठीक है। थैंक यू सो मच। आगे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, चैप्टर अभी हमारा पूरा हुआ है सेल। अब क्यों ना हम लास्ट ईयर वाले जो कुछ क्वेश्चन है वो कुछ क्वेश्चन को जरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, और इनफैक्ट देखते हैं कि एग्जैक्टली कितनी चीजें हमारे माइंड में क्लियर है। मैं ऑप्शन बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनफैक्ट अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे या सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों AIPMT 2008 का, दैट इज द पॉलीसोम्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो कौन सी होती है। राइबोसोम में याद रखिएगा, तो कैरोट के अंदर हमने पॉलीसोम्स बनाया था, mRNA के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ राइबोसोम्स हमने अटैच कर दिए। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन एक ये है कि जो मिडिल लैमेला होता है वो किससे बना होता है? दोस्तों कैल्शियम पैक्टेट, बिल्कुल सही है। अगली बात दोस्तों, पावर हाउस ऑफ द सेल कौन सा होता है? ऑप्शन बोलने की जरूरत है क्या? नहीं ना? क्या आंसर? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। एक क्वेश्चन 2010 का है कि टू प्लांट सेल जो होती है, दो प्लांट सेल, उसमें एक प्लांट सेल से दूसरे प्लांट सेल में जो चैनल होता है वो उस चैनल को हम क्या बोलते हैं? बता दीजिए। प्लाज्मोडेस्माटा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राइबोसोम सिंथेसाइज कहाँ होते हैं? राइबोसोम्स, सही है, न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल ऑर्गेनल विद इन द सेल, सेल विद इन द सेल मतलब ऑर्गेनल ऐसा कौन सा होता है? क्वेश्चन ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनल विद इन एन ऑर्गेनल। एक ऑर्गेनल के अंदर एक दूसरा ऑर्गेनल होता है। ऑप्शन वन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मेसोसोम, पेरोक्सोम एंड राइबोसोम। यस, राइबोसोम। द नेक्स्ट वन इज 2013 में पूछा गया है कि जो प्लांट सेल होती है उसमें क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिन किससे बने होते हैं? दोस्तों डीएनए, आरएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। मैं आपसे पहले भी बोला था एक चीज, क्या क्रोमोसोम के अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है? आरएनए क्रोमोसोम में बताइए, होता है या नहीं होता है? सोचिएगा। होता है दोस्तों, नीचे एक स्ट्रक्चर बताई थी न्यूक्लियोलस, वहां पे प्रेजेंट होता है। अगली चीज, बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तरह वर्क कौन करता है? ऑप्शन होने की जरूरत है क्या? बोल देता हूँ, राइबोसोम, न्यूक्लियोइड, सेल वॉल और मीसोसोम। आंसर इज मीसोसोम, बिल्कुल सही। वाटर को कौन स्टोर करके रखने का काम करता है? वैक्यूल, बिल्कुल सही। डीएनए किसमें प्रेजेंट होता है, नहीं होता है? राइबोसोम, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। राइबोसोम में नहीं होता, बिल्कुल सही। अगला, फ्लैटेड स्टैक लाइक स्ट्रक्चर क्या होती है? थाइलाकोइड मिलकर क्या बनाता है, बताओ तो? ग्रेना और ग्रेनम, बिल्कुल फ्रिक्शन होती है वहां। अगला, एक्टोसेंट्रिक, किलोसेंट्रिक के बारे में बात क्लियर है, मैं उसके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछ रहा आपसे। पॉलीगॉन्स के बारे में वापस से एक क्वेश्चन आया है 2015 AIPMT में। आरएनए कहाँ सिंथेसिस होता है, पता है आपको? पॉलीजोम्स के बारे में वापस से क्वेश्चन आ गया। और एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वर्क क्या होता है? आप लोग लगभग सब जानते हो। स्मूथ का वर्क क्या होता है? लिपिड सिंथेसाइज। और रफ का वर्क क्या होता है? प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, क्योंकि रफ में क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोम, दैट इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गॉट इट? क्लियर है? फिर भी अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो प्लीज या तो कमेंट बॉक्स में या कैसे तो मुझे कांटेक्ट करके मेरे तक क्वेश्चन भेजें, तो उसको हम फिर हम हाथों हाथ सॉर्ट आउट कर देंगे। ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।